हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, बिल्कुल मजे में होंगे। तो भाई यार, हम ना थोड़े थोड़े टाइम में नए नए बैच के साथ मिलते रहते हैं, राइट। यार क्या है ना कि बच्चों का बिल्कुल भी इंटरेस्ट लूज नहीं होना चाहिए कि भैया ये मास्टर बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिया तो ये लापता तो नहीं हो गया। तो हमने सोचा कि उम्मीद बैच तो अपना चल ही रहा है, जहां पे अपन चैप्टर्स की थ्योरी पढ़ रहे हैं। वन शॉट के अंदर अपन पूरे के पूरे चैप्टर्स को रिवाइज कर रहे हैं। तो क्यों ना उसके पीवाईक्यूज भी तुम्हें यही प्रैक्टिस करवा दें। अब भैया तुम कहते हो कि सर हम कर लेंगे, पर अपन क्यों मौका छोड़े भाई। अपनी साइड से कुछ भी नहीं छोड़ना जो अपने को सिलेक्शन के रास्ते में बाधा बना सकता है। तो फिर हमने सोचा कि चैप्टर्स वहां कवर हो ही रहे हैं, पढ़ा अपन रहे हैं, क्यों ना एक नया बैच बच्चों के लिए बनाया जाए और वहां पे हम करेंगे हर चैप्टर के नीट के पुराने पीवाईक्यूज की पूरी पूरी बढ़िया प्रैक्टिस, सो दैट जो बच्चे कहते हैं कि सर हमें हिंदी में क्वेश्चन नहीं मिल पाते, सर हमें हिंदी में पीवाईक्यूज मिल ही नहीं पाते, तुम्हारी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और आपको ऑथेंटिक सॉल्यूशन भी मिल जाया करेंगे, है ना। तो बेटा इसीलिए मैंने जिम्मा उठाया है फिजिकल केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स के पीवाईक्यूज को डिस्कस करने का। हमारी बड़ी ही फेमस सीरीज है जो और चैनल्स पे भी चल चुकी है, नीट सिलेक्शन एक्सप्रेस। ठीक है भैया, तो आप लोग गाड़ी में बैठने के लिए तैयार हैं क्या? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला स्टेशन जो आज आके रुका है वो है चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट। कौन सा चैप्टर है बेटा? मोल कॉन्सेप्ट। यार हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट की पूरी थियरी पढ़ी है, राइट। हमने ऑलरेडी डिस्कस करी है, वन शॉट में पूरा चैप्टर पढ़ा था और क्वेश्चंस भी लगाए थे। आज हम ये देखेंगे कि जो भी हमने पढ़ा उन सबसे सवाल किस तरीके के पूछे जाते हैं। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जामिनर आपसे पूछता है उस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है बेटा, तो एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, उसके सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। आपको क्या करना है फिर? सिर्फ ये वीडियो सुनना नहीं है, आपको क्या करना है, स्क्रीन पे सवाल आएगा ना, आपको अपना वीडियो वहीं पॉज कर लेना है, आपको उस सवाल को अटेम्प्ट करना है। ठीक है जी, जब आप उस सवाल को अटेम्प्ट कर लेंगे उसके बाद में अपना आंसर मैच करना है जो मैं बताऊंगा उससे। अगर आपका वो आंसर ठीक है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर आंसर मैच नहीं कर रहा है तो समझिए कि क्या गलती आई है। सही है बेटा, रिकॉर्डेड वीडियो की यही तो खास बात होती है कि आपको अपना बहुत ज्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं है, आप फटफट अपने काम की चीजें उठा सकते हैं अगर आपको कम स्पीड में कम टाइम में काम करना है ना। चलो जी, तो आई होप आप लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ के आए होंगे पहले से, है ना। तो आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एंड आई गेस आप लोग सवाल लगा पाओगे। बहुत ही इजी चैप्टर है बेटा। बेसिकली ना मोल कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट सवाल बहुत कम आते हैं, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट एक ऐसा चैप्टर है जो फिजिकल केमिस्ट्री के हर चैप्टर में ही लगता है। जैसे आप कहते हो ना, इनऑर्गेनिक के अंदर अगर पीरियोडिक और बॉन्डिंग तुम्हें अच्छे से आता है तो तुम्हें सारे चैप्टर्स मोटा मोटी आ ही जाते हैं, क्योंकि हर चैप्टर में इन्हीं के कॉन्सेप्ट काम आते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर ऑर्गेनिक में तुमको जीओसी आइसोमेरिज्म आ जाता है तो तुम्हें मोटा मोटी सारे ही चैप्टर आ जाते हैं, क्योंकि हर जगह इन्हीं के मेजर कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। और उसी तरीके से अगर फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट आ जाता है तो तुम्हारे सारे चैप्टर्स बढ़िया हो जाते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल एस्पेक्ट में शायद ही ऐसा कोई चैप्टर होगा जहां हम मोल की गणना ना कर रहे हैं। सही है बेटा, ठीक है। तो हम वन शॉट सीरीज में सारे अच्छे अच्छे पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सही है जी, स्टार्ट करें क्या? चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की सीरीज। और आज हमें टॉपिक क्या क्या कवर करने हैं, तो भैया क्या ही टॉपिक लिख दें, यहाँ पे एक ही बात डिस्कस करनी है, दैट इज पीवाईक्यूज। एक ही बात हमें डिस्कस करनी है, दैट इज पीवाईक्यूज। सही है, आइए स्टार्ट करते हैं। हम शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? ध्यान से देखिएगा। 4.25 ग्राम NH3 में लगभग परमाणुओं की संख्या क्या होगी? तो भाई यार देखो, मोल कॉन्सेप्ट के ना कुछ सूत्र हैं जो तुम्हें अच्छे से आने चाहिए। अगर वो आते हैं तो तुम्हारा काम बहुत बढ़िया हो जाता है, अगर नहीं आते तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम आती है सॉल्व करने में। तो मैं नहीं चाहता तुम्हें वो प्रॉब्लम आए, तो क्यों ना इस सवाल को सॉल्व करने से पहले ही हम उस चीज को समझ के रख लें। बेटा एक रिलेशनशिप बताता हूं, उस रिलेशनशिप को कहते हैं वाई रिलेशन। क्या कहते हैं? वाई रिलेशन। सही है, वाई रिलेशन क्या होता है? देखो भाई, चैप्टर का नाम है मूल की संकल्पना, मूल के बारे में गणना करनी है, तो आपका हीरो तो है मूल। आपका हीरो कौन है भाई साहब? मूल। सही है, ये बात आपको अच्छे से पता है। अब यार
मोल तक पहुंचने के ना इस चैप्टर में तुमको 3 रास्ते पता है। मोल तक पहुंचने के इस चैप्टर में बेटा तुमको 3 रास्ते पता है। क्या क्या रास्ते पता है? तुम भैया भार की हेल्प से आ जाओ, ठीक है। तुम ना अणुओं या परमाणुओं की संख्या की हेल्प से आ जाओ। तुम भार की हेल्प से आ जाओ, तुम अणु या परमाणु की संख्या की हेल्प से आ जाओ, और या फिर एक और तरीका है, तुम एसटीपी के आयतन की थ्रू आ जाओ। ठीक है साहब, हम लोग एक एक करके बातचीत करते हैं। एसटीपी के आयतन के थ्रू आ जाओ, अणु परमाणु की संख्या के थ्रू आ जाओ, और या फिर भार के थ्रू आ जाओ। बोलो सही बात है कि नहीं है? अगर तुम्हारे पास ये 3 रास्ते हैं मोल तक पहुंचने के, तो मैं याद दिला दूं तुम्हें क्या रास्ता कहां लेके जाता है। ठीक है, आइए कोशिश करते हैं समझने की। देखिएगा ध्यान से। अगर मुझे भार से मोल की तरफ आना है, अगर बेटा मुझे भार से मोल की तरफ आना है, तो मैं कैसे आऊंगा? तो मैं बोलूंगा भार को अगर हम W मानते हैं, मोल को यदि हम N मानते हैं, संख्या को यदि हम कैपिटल N मानते हैं, और आयतन को यदि हम V मानते हैं, तो बेटा जी समझिएगा भार से मोल कैसे आ सकते हैं। तो आपका मोल निकालने का तरीका होता है दिया गया भार अपॉन मोलर भार। होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो आप यहां पे क्या कर देंगे? आप कुछ नहीं करेंगे, आप बस बोलेंगे सर जी मोलर भार से डिवाइड कर दो, हमारा काम बन जाएगा। ठीक है जी, यहां लिख देते हैं आपके लिए, यहां लिख देते हैं चलिए कि mm का मतलब क्या होता है? मोलर भार। मोलर मास कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं मोलर भार। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब अगर मैं कहूं उल्टा, अगर मैं कहूं उल्टा कि मोल से किधर चले जाओ? भार की तरफ। अगर मैं कहूं उल्टा मोल से किधर चले जाओ? भार की तरफ। ठीक है, अगर भार से मोल आना है, आपको पता है मोलर मास से डिवाइड करना है या मोलर भार से डिवाइड करना है। अगर मोल से भार की तरफ जाना है तो आपको क्या करना होगा? कुछ नहीं भैया, मोलर भार से मल्टीप्लाई। क्या करना होगा? मोलर भार से मल्टीप्लाई। समझो इस बात को मैंने क्यों लिखा, क्योंकि बेटा नंबर ऑफ मोल का यही तो सूत्र होता है, दिया गया भार अपॉन मोलर भार। अब अगर तुम्हें भार दिया हो और मोल निकालने हो तो मोल कैसे निकलेगा? दिया गया भार अपॉन मोलर भार। अगर तुम्हें मोल पता हो और भार निकालना हो तो मोल को किससे गुणा कर देंगे? मोलर भार से। क्या आ जाएगा? भार। सही है, समझ आई बात? बहुत बढ़िया। अगर यहां तक चीजें क्लियर है तो आओ उधर चलते हैं, उधर चलते हैं। चैप्टर की समरी बना रहा हूं मैं, चैप्टर की समरी बना रहा हूं मैं। ठीक है, अगर मोल पता है और अणुओं या परमाणुओं की संख्या निकालनी पड़ रही है, तो संख्या निकालने के लिए कुछ भी नहीं किया जाता, आपको तो बस एक काम करना होता है, मोल को किससे गुणा कर दो? मोल को किससे गुणा कर दो? Na से। किससे गुणा कर दो? Na से। जहां सबको पता है, गांव का बच्चा बच्चा जानता है अब तो, कि भैया Na का मतलब होता है एवोगैड्रो स्थिरांक। Na का मतलब होता है एवोगैड्रो स्थिरांक, और इसका मतलब क्या होता है? इसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10 की घात 23। 6.023 इंटू 10 की घात 23। सही है जी। तो देखना ध्यान से, मोल से अणुओं या परमाणुओं की संख्या तक कैसे जाओगे? Na से गुणा करके। ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि आप बोलते हो कि संख्या किसके बराबर होती है? मोल्स इंटू Na। और अगर तुम्हें संख्या से मोल निकालने हैं तो संख्या को किससे डिवाइड कर दोगे? Na से। क्या आ जाएगा? मोल आ जाएगा। अगर संख्या को डिवाइड कर दोगे Na से तो मोल आ जाएगा। तो हम बोलेंगे यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? Na से डिवाइड। यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? Na से डिवाइड। तो बेटा यहां से यहां जाना, Na से इंटू कर दिया, यहां से यहां जाना, Na से डिवाइड कर दिया, दैट्स इट। इसी तरीके से ये हुआ, इसी तरीके से ये हुआ। आई गेस कोई डाउट नहीं आ रहा होगा। सही है ना? ठीक है जी, ठीक है। चलो अब बात करते हैं अगली। अगर तुम्हें मोल से एसटीपी का आयतन निकालना है या एसटीपी के आयतन से मोल निकालने हैं तो कैसे निकालोगे? तो देखना जरा, अगर एसटीपी का आयतन पता हो और तुमसे कोई मोल पूछ ले, अगर एसटीपी का आयतन पता हो और तुमसे कोई मोल पूछ ले तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे कुछ भी मत करो भाई, अगर लीटर में पूछा है, ये अगर लीटर में पूछा है तो इसको डिवाइड कर दो 22.4 से। डिवाइड कर दो 22.4 से। कैसे? हम बोलेंगे
हम बोलेंगे कि मोल का सूत्र क्या होता है, लीटर में आयतन और उसको किससे डिवाइड कर दें, 22.4 से। लीटर का आयतन उसको किससे डिवाइड कर दें, 22.4 से। तो लीटर का आयतन अगर उसको 22.4 से डिवाइड कर देंगे तो मोल आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हमने उल्टा किया कि तुमको मोल पता है और तुमसे एसटीपी पे आयतन पूछा है, तुम्हें मोल पता है और तुमसे एसटीपी का आयतन पूछा है, तो तुम किससे इंटू कर दोगे, 22.4 से। किससे इंटू कर दोगे, 22.4 से। तो आपने इंटू किया और क्या बना, 22। ठीक है जी। तो बेटा जी आपके पास ना ये जो पूरा मैंने सेटअप बनाया है, ये आपको बहुत हेल्प करता है बहुत सारी चीजों की गणना करने में। आप आज के सेशन में भी देखोगे। ठीक है, ये मोल कॉन्सेप्ट का एक सार है जो मैंने बनाया। अब ये दिखने में ऐसे लग रहा है जैसे वाई बना दिया, इसलिए इसको वाई रिलेशन कहते हैं। ये आपके बहुत काम आएगा एक तरीके के शॉर्ट नोट्स की तरह। सही है बेटा। चलिए, अगर ये बात समझ में आती है तो अब हम आते हैं हमारे सवाल पे दोबारा। हमारा क्वेश्चन हमें क्या कह रहा था, हमारा क्वेश्चन हमको कह रहा था कि 4.25 ग्राम NH3 में लगभग परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। तो बेटा सोचो इस सवाल को कैसे करोगे। तुम्हें सवाल ने भार दिया है, तुम्हें सवाल ने क्या दिया है, भार दिया है NH3 का। कितना, 4.25 ग्राम। ठीक है, और आपसे पूछा है कुल परमाणुओं की संख्या। NH3 एक अणु है, आपसे परमाणु पूछे हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब सोचो भार से परमाणुओं तक कैसे जाएं। भार दिया है, परमाणुओं तक कैसे जाएं। तो जाने का रास्ता क्या है, पहले भार से मोल निकालो और फिर मोल से अणु या परमाणु तक पहुंचो, है ना। पहले भार से तो मोल निकालो और फिर मोल से अणु या परमाणु तक पहुंचो। तुम्हारे सामने है बात, रटने की जरूरत भी नहीं है, कंफ्यूज भी नहीं होना है। वाई रिलेशन यूज करो, सब हो जाएगा। अगर भार से मोल पहुंचो, मोल से अणु परमाणु पहुंचना है, तो भैया आपको अगर मोल निकालने हैं तो उसके लिए आपको दिया गया भार तो दिया हुआ है, पर आपको अणु भार भी तो या मोलर भार भी तो निकालना होगा। मोलर भार कैसे आएगा, नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन का होता है 1, पर कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, 3। तो टोटल मास कितना आ गया, 17 ग्राम पर मोल। टोटल मोलर भार कितना आ गया, 17 ग्राम पर मोल। ये जी ध्यान से सुन लो अब आगे, ध्यान से सुन लो अब आगे। क्या बोला मैंने, आपको मोलर भार पता चल गया, आपको दिया गया भार पता है, तो आपको NH3 के मोल पता चल गए। NH3 के मोल क्या हो गए, दिया गया भार अपॉन मोलर भार, ये आपकी क्या हो गई, NH3 के मोलों की संख्या। NH3 के मोल की संख्या हो गई। चलो, ये तो NH3 के मोल आ गए। अब मैंने बोला NH3 एक अणु है कि परमाणु है, ऑब्वियस सी बात है, क्या है, एक अणु है ना, क्या है, एक अणु है। अब NH3 एक अणु है, जो कैसे बना है, ये बना है एक नाइट्रोजन परमाणु और 3 हाइड्रोजन परमाणुओं से। NH3 कैसे बना है, एक नाइट्रोजन परमाणु और 3 हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलके। अगर एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलके बना है तो टोटल आपके पास में कितने परमाणु आ गए, 4 परमाणु। टोटल आपके पास कितने परमाणु आ गए बेटा, 4 परमाणु। ये बात आपको समझ आई क्या, ये बात समझ आई क्या। अब सुनना ध्यान से, अब सुनना ध्यान से। हमने क्या बोला, हमने बोला आपको NH3 के कुल मोल पता चल गए। अगर NH3 के कुल मोल पता चल गए तो आपको NH3 के कुल अणुओं की संख्या भी तो पता चल सकती है। कैसे, मोल इंटू Na ही तो होता है, मोल इंटू Na ही तो होता है ना। अणुओं की संख्या क्या होती है, मोल इंटू Na। अगर मोल इंटू Na होता है तो ये वैल्यू आ गई 4.25 डिवाइडेड बाय 17 इंटू Na। मैं Na का मान नहीं लिखना चाहता, 6.02 इंटू 10 की घात 23, वो लास्ट में रखेंगे जरूरत पड़ी तो। जब तक ये देखो, ये आ गया। अब सुनना ध्यान से, तुम्हारे पास कुल इतने अणु हैं, अभी तुम्हारे पास कुल इतने अणु हैं। अब आपको परमाणुओं की संख्या पूछी है सवाल ने, सवाल ने क्या पूछी है, परमाणुओं की संख्या। बेटा जी साफ साफ देख लो, आपको समझ में आ रहा होगा। एक NH3 का जो अणु होता है उसमें आपके पास 4 परमाणु है। एक NH3 के अणु में कितने परमाणु हैं, 4। आपके पास कुल कितने अणु हैं, आपके पास है इतने अणु, यानी कि 4.25 अपॉन 17
इंटू Na, इतने अणुओं में कितने परमाणु होंगे, कितने परमाणु होंगे, हम बोलेंगे 4 इंटू 4.25 डिवाइडेड बाय 17 इंटू Na परमाणु। देखो जी, इतने परमाणु होंगे, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। इसको सॉल्व कर सकते हो क्या, इसे सॉल्व कर सकते हो क्या? ठीक है जी, अगर इतने परमाणु होंगे तो बेटा ध्यान से इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, इसे ध्यान से सॉल्व करने की कोशिश करना। 4 इंटू 4.25, अगर इसे सॉल्व करने की कोशिश करो तो देखो जरा, 425 को अगर 4 से गुणा करो, देखो तुम्हारे सामने ही कर रहा हूं, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 8 और 2 10, तो 0, 4 4 जा 16, 16 और 1 17, 1700 आ गया। अब 2 के बाद डेसिमल था तो 2 के बाद डेसिमल लगा दिया, बेटा ये तो सॉल्व होके 17 के आसपास आ रहा है। अब ये भी 17 आ गया, नीचे भी 17 है, इंटू Na, और उसके आगे क्या लगा दिया, परमाणु। तो आपके पास में 17 से 17 कट गया, आंसर क्या आ गया, Na परमाणु। आंसर क्या आ गया, Na परमाणु। कितने आ गए, Na परमाणु। तो बेटा जी आपको स्टेप समझने होंगे कि हम कहां से कहां कैसे पहुंचे। तो देखो, सबसे पहले एक बेसिक दिमाग में ना अप्रोच होनी जरूरी है मोल का सवाल सॉल्व करते हुए, एक दिमाग में आउटलाइन होनी जरूरी है कि सवाल किया कैसे जाता है, तो आपको समझ में आए कि हम बाहर दिया हुआ है अगर हमें, तो बाहर से जाना कहाँ है, यहां जाना होगा या यहां जाना होगा, यही केस वो आपसे पूछेगा, या तो यहां से यहां जाना होगा या यहां से यहां जाना होगा। अब अगर यहां से यहां आना होता तो सिंपल था, मोलर बाहर से डिवाइड करते आंसर आ गया, पर तुम्हें यहां से यहां जाना है। अब यहां से यहां जाने का रास्ता क्या है, पहले ऐसे आओ और फिर ऐसे जाओ। तो पहले तुमने NH3 के बाहर से NH3 के मोल निकाले, अब NH3 एक अणु था तो उसके मोलों से उसके अणु की संख्या निकाली। अब तुम्हें सवाल ने अणु नहीं पूछा है, तुम्हें सवाल ने परमाणु पूछा है, तो तुमने दिमाग लगाया कि अच्छा एक NH3 के अणु में कुल 4 परमाणु हैं, एक NH3 के अणु में कुल 4 परमाणु हैं, तो इतने अणुओं में कितने परमाणु, तो बेटा एक डेयरी मिल्क अगर 5 रुपए की आती है तो 4 डेयरी मिल्क कितने की आएगी, 20 रुपए की आएगी। तो अगर एक अणु में 4 परमाणु हैं तो इतने अणुओं में कितने परमाणु, ये इंटू 4, तो सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया Na परमाणु। अब तुम सबको पता है Na की वैल्यू क्या होती है, 6.02 इंटू 10 की घात 23। अगर 6.02 इंटू 10 की घात 23, तो बेटा जी लगभग लगभग जो आंसर आप यहां पे टिक कर सकते हो मेरी सलाह से, वो कौन सा हो सकता है, डी। कौन सा हो सकता है, डी। आ गया आंसर, क्योंकि देखो लगभग क्लोज आंसर ही तो बोले हैं, लगभग 6.02 को 6 मान लेते हैं, 6 इंटू 10 की घात 23, आ गया आंसर। आसान था। अब ये मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया है तो मुझे समय लगा, जब तुम इस पे प्रैक्टिस अच्छी कर लोगे तो तुम फट से सॉल्व कर दोगे, ठीक है। मैंने स्टेप बाय स्टेप इसलिए समझाया क्योंकि बच्चे ना सोच ही नहीं पाते, कहते सर बाहर से मोल तो निकाल लेंगे, परमाणु तक कैसे पहुंचेंगे, तो तुम खुद देखो कितना आसान था सोचना, सही है। और इस पे अगर और अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो आप अपनी मर्जी से भी सवाल बना सकते हो, CaCO3 ले लो, कितना ले लो मर्जी से ले लो, 20 ग्राम ले लो, अब चेक कर लो उसमें कितने परमाणु है कुल, कितने आयन है कुल, जो मर्जी आए वो सॉल्व करो, ठीक है, पक्का। चलो जी बहुत बढ़िया, पहला सवाल इसके साथ हमारा डन होता है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आइए। कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 होल ट्वाइस को कहा जाता है कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट के कितने मोल में ऑक्सीजन परमाणु के 0.25 मोल उपस्थित हैं या उपस्थित होंगे। तो बेटा जी आपको ना मैंने एक ट्रिक सिखाई थी, मैं आसान वाली ट्रिक से याद दिलाता हूं, फिर इस सवाल पे आऊंगा। मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि अगर तुम्हें पूरे अणु के मोल पता हो और उसमें उपस्थित किसी एक परमाणु का मोल पूछा हो, या तुम्हें किसी एक यौगिक के मोल पता हो और उसमें उपस्थित किसी आयन या किसी परमाणु का मोल पूछा हो, तो आप क्या करोगे। तो मैंने एक ट्रिक सिखाई थी, क्या ट्रिक सिखाई थी, आओ याद दिलाता हूं, सुनना ध्यान से। हमने बोला एग्जाम्पल नंबर 1, यदि आपको बोल रहा है CO2 के 4 मोल, आपसे पूछ रहा है कार्बन के कितने मोल, ऑक्सीजन के कितने, कार्बन के कितने मोल और ऑक्सीजन के कितने मोल, कैसे बताओगे। तो बेटा जी देखो परमाणु का डेटा
पूछा है और अणु का डेटा दिया है। तो कैसे करते हैं ऐसे सवालों को सॉल्व? तो क्या करो, इस पूरे को एक एंटिटी मान लो, एक इकाई मान लो। तो आप क्या बोलोगे, CO2 के मोल डिवाइडेड बाय 1, CO2 के मोल डिवाइडेड बाय 1, पूरा CO2 एक इकाई। ठीक है, अब इसके मोलों को बराबर करो। किस किस के बराबर करो? जो जो इसमें परमाणु है वो अपॉन उनकी संख्या। मेरी बात ध्यान से सुनना, इस पूरी इकाई के मोल बाय 1, क्योंकि पूरा एक यौगिक है, इसके मोलों को बराबर करो जो जो इसमें परमाणु है उनके मोल अपॉन उनकी संख्या। जैसे कि अगर इसमें कार्बन है तो हमने लिखा कार्बन के मोल डिवाइडेड बाय 1। अगर इसमें ऑक्सीजन है तो आप बोलोगे ऑक्सीजन के मोल डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ऑक्सीजन कितने हैं 2 और कार्बन कितना है 1। अब अगर आप ये इक्वेशन बना पाए हो, अगर आप ये इक्वेशन बना पाए हो तो फिर आपको कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, फिर आपको कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, क्योंकि आपको कोई भी डेटा दे दे और कुछ भी पूछ ले, अब आप आसानी से बता सकते हो। कैसे? देखो, CO2 के 4 मोल पता है, कार्बन और ऑक्सीजन पूछा है, तो अगर इन दोनों को यूज करो तो आप बोलोगे CO2 के मोल डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू कार्बन के मोल डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, CO2 कितना है 4 मोल, अगर CO2 है 4 तो कार्बन भी कितना हो जाएगा 4 मोल। सही है। अगर इसी तरीके से तुमने बोला CO2 के मोल डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू ऑक्सीजन के मोल डिवाइडेड बाय 2, तो यहां से आप बोलोगे ऑक्सीजन के मोल कितने हो जाएंगे 2 टाइम्स CO2 के मोल, तो 2 टाइम्स CO2 के मोल कितने हैं 4, तो आंसर कितना हो जाएगा 8 मोल। आंसर कितना हो जाएगा 8 मोल। ठीक है, तो ये आ गए तुम्हारे पास कार्बन के मोल और वो आ गया तुम्हारे पास ऑक्सीजन का मोल। ठीक इसी प्रकार अगर हम अगला एग्जाम्पल ले लें, अगर हम अगला एग्जाम्पल ले लें, देखिएगा ध्यान से, मैंने बोला कि अगर आपके पास में ग्लूकोज है और इसमें मैंने बोला ऑक्सीजन के हैं 12 मोल, ऑक्सीजन के हैं 12 मोल, ऑक्सीजन परमाणु के, तो आपको यह बताना है कि ग्लूकोज के कितने मोल होंगे। आपको यह बताना है कि ग्लूकोज के कितने मोल होंगे। बात को समझो, आपको क्या दिया है, पूरा ग्लूकोज यौगिक दिया है, इसमें ऑक्सीजन परमाणु के मोल पता है और ग्लूकोज के पूरे अणु के मोल आपसे पूछे हैं। तो इस बार उल्टा कर दिया, इस बार उसने पूरे अणु के मोल ना देके उसमें उपस्थित किसी एक परमाणु के मोल दे दिए और अणु के पूछ लिए, उल्टा कर दिया। तो हमें उल्टा नहीं होना है, हमें तो सेम तरीका फॉलो करना है, हमारा काम बन जाएगा। कैसे? आओ, हमें तो इक्वेशन बनाना आना चाहिए, बाकी सब ठीक है। मैंने क्या सिखाया, जो पूरा यौगिक हो उसको एक इकाई मानो, तो उसके मोल डिवाइडेड बाय 1, पूरी एक इकाई, इज इक्वल टू, अब इसमें कौन कौन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो कार्बन के मोल अपॉन कार्बन की संख्या इक्वल टू हाइड्रोजन के मोल अपॉन उसकी संख्या इक्वल टू ऑक्सीजन के मोल अपॉन उसकी संख्या। सही है जी। अगर ये होता है तो देख लो, ये बन गया। अगर ये बन गया है आपके पास, अब आपको किसी के भी मोल पता हो उसको और जिसके निकालने हो उन दोनों के बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। जैसे कि तुम्हें सवाल में ऑक्सीजन के 12 मोल पता है, ऑक्सीजन के 12 मोल पता है और ग्लूकोज के मैंने पूछे हैं, तो आपके काम का है ये और ये, तो इन दोनों को नीचे अलग से लिख लेते हैं। हमने बोला ग्लूकोज इज इक्वल टू ऑक्सीजन, सही है। ऑक्सीजन के कितने मोल हैं 12, अगर ऑक्सीजन के हैं 12 डिवाइडेड बाय 6 तो ये आ गया 2 मोल। तो बेटा जी दिस बाय 1 इज इक्वल टू 2 मोल, तो यहां से आप देखो ग्लूकोज के कितने मोल हो गए 2 मोल। कितने मोल हो गए 2 मोल। सही है जी, समझ आई बात, पक्का? दैट्स इट। क्या क्वेश्चन? तो बेटा इस तरीके से ना चीजों को सॉल्व करना आना चाहिए, ताकि आपको अगर किसी एक अणु का डेटा देके उसमें उपस्थित परमाणु पूछ ले तो कैसे करोगे पता हो, परमाणु का डेटा देके उसके पूरे अणु का पूछ ले तो कैसे करना है पता हो। अब अगर ये चीजें, ये मैंने तुम्हें वन शॉट में भी बताई, अगर उम्मीद वाला लेक्चर देखा होगा, अब इस पे क्वेश्चन करके देखते हैं। जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखा है लाइव वाला, वो यहां से समझ गए होंगे। अगर ये समझ गए हैं तो आइए अब इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, अब दिक्कत नहीं आएगी। सवाल आपको क्या कह रहा है, कैल्शियम फॉस्फेट के कितने मोल में ऑक्सीजन परमाणु के 0.25 मोल उपस्थित होंगे। मतलब आप बात को समझें ध्यान से, सवाल आपको कह रहा है कि ऑक्सीजन परमाणु के कितने मोल हैं 0.25,
ऑक्सीजन परमाणु के कितने मोल हैं 0.25, और आपको किसके मोल बताने हैं, आपको इस पूरे यौगिक के मोल बताने हैं। ठीक है, अगर आपको एक परमाणु पता है और उसके पूरे अणु के मोल बताने हैं, करना क्या है, अपने को तो बड़ी सी इक्वेशन बना दो इसकी पूरी, फिर जिसका डेटा पता होगा और जिसका चाहिए होगा उनमें क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। आइए, तो बेटा पूरे यौगिक को एक इकाई माने अगर, तो कैल्शियम फॉस्फेट डिवाइडेड बाय 1, कैल्शियम फॉस्फेट डिवाइडेड बाय 1 किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा बेटा जी, ये बराबर होगा, इसमें कौन कौन है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, ऑक्सीजन है ना, इसमें कौन कौन है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, ऑक्सीजन है, तो हम बोलेंगे कैल्शियम के मोल्स डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू, और कौन है, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के मोल डिवाइडेड बाय, फॉस्फोरस कितने हैं 2, इज इक्वल टू ऑक्सीजन के मोल डिवाइडेड बाय, ऑक्सीजन कितने हैं 4 इंटू 2 8। समझ रहे हो, ये इक्वेशन बन गई। अगर ये इक्वेशन तुम्हारी रेडी हो गई है, अब आप देखो आपको डेटा किसका पता है और किसका निकालना है, तो आपको पूरे यौगिक का डेटा पता है और आपको मतलब निकालना है, और ऑक्सीजन का डेटा पता है, आपको पूरे यौगिक का डेटा निकालना है और ऑक्सीजन का डेटा आपको पता है, तो आपके काम के सिर्फ ये 2 पार्ट है, इन्हें आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है, इन्हें आप हटा सकते हो, हटा सकते हो, तो आओ इन दोनों को नीचे लिख लें। अगर इन दोनों को नीचे लिख लें तो हम बोलेंगे कैल्शियम फॉस्फेट के पूरे मोल डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू ऑक्सीजन के मोल डिवाइडेड बाय 8। सही है, अब हम यहां क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो ध्यान से देखिएगा, कैल्शियम फॉस्फेट के मोल्स आपको निकालने हैं, कैल्शियम फॉस्फेट के मोल्स आपको निकालने हैं, ये किसके बराबर हो जाएंगे, 1/8 इंटू ऑक्सीजन के मोल, 1/8 इंटू ऑक्सीजन के मोल। सही बात है, अगर 1/8 इंटू ऑक्सीजन के मोल हो जाएंगे तो बेटा जी ध्यान से समझने की कोशिश करो, 1/8 इंटू ऑक्सीजन के कितने मोल हैं 0.25, ऑक्सीजन के कितने मोल हैं बेटा 0.25, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। सही है, अगर ऑक्सीजन के 0.25 मोल हैं तो हम बोल देंगे, इसे सॉल्व कर देते हैं, इसको आपने डेसिमल हटाया 100 आया, 25 की टेबल से काटा 1/4 आया, इसे सॉल्व करोगे 1/32 मोल आएगा, सॉल्व करोगे क्या आएगा 1/32 मोल, किसके, कैल्शियम फॉस्फेट के, किसके 1/32 मोल कैल्शियम फॉस्फेट के। अब इसको आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको इसको डेसिमल में लिखना है, तो 1/32 मोल जो आपके पास आया है, इसे अगर आप सॉल्व करके लिखोगे तो इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3.125 इंटू 10 की घात -2 मोल, 3.125 इंटू 10 की घात -2 मोल, यानी कि अपना आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। अब सोचो अगर ये नहीं पता होता तो फिर दिमाग ही लगाते रहते इसको कैसे तोड़ें क्या करें, तो अगर ये ट्रिक तुम्हें अच्छे से आती है तो तुम्हें किसी का भी डेटा पूछ ले, वो ऑक्सीजन के मोल देख के इस यौगिक में कैल्शियम के मोल भी पूछे तो तुम इन दोनों को यूज कर सकते हो, तुम्हें कैल्शियम ऑक्सीजन देके फॉस्फोरस पूछे तो इन दोनों को भी यूज कर सकते हो। तो आप पूरी इक्वेशन को कैसे भी इस्तेमाल करो, जैसे तुम्हारा मन करे, आपका सॉल्व होकर आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, समझ आई बात, पक्का, बहुत बढ़िया, क्लियर है। चलो जी, तो ये आ गया आपका अगला क्वेश्चन का आंसर, बहुत सही, बहुत सही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला सवाल क्या कह रहा है, निम्न में से किसमें अणुओं की संख्या अधिकतम होगी, अणुओं की संख्या अधिकतम होगी। ठीक है जी, अणुओं की संख्या चेक कर लेंगे। अब ये देखो ऑप्शंस कैसे कैसे हैं, ऑप्शन ने आपको दिया है एसटीपी पर हाइड्रोजन गैस का 15 लीटर। अब अगर एसटीपी पर डेटा दिया है तो वाई रिलेशन पे आना जरा, आपको एसटीपी पर डेटा पता है, आपको यह बात अच्छे से ध्यान रखिए कि एसटीपी का डेटा केवल किसके लिए होता है, गैसों के लिए, द्रवों के लिए या ठोस के लिए नहीं होता, केवल गैसों के लिए। अब मैं ये कह रहा हूं कि आपको एसटीपी का डेटा पता है और आपको अणुओं तक पहुंचना है, क्या रास्ता है बेटा, एसटीपी से क्या करेंगे, मोल, मोल से कहां पहुंचेंगे, अणु तक। सही है, बहुत बढ़िया, चलो जी ठीक है, कर लेंगे इस चीज को। अगर इस चीज को कर लेंगे तो आइए उस सवाल पे दोबारा चलते हैं, आइए उस सवाल पे दोबारा चलते हैं जो हमें अभी सॉल्व करने के लिए मिला है।
अगर उस सवाल पे दोबारा चलें जो हमें सॉल्व करने के लिए मिला है, तो ध्यान से देखिएगा, एसटीपी वाला काम तो हो जाएगा, एसटीपी वाला काम तो हो जाएगा। हम बोले आगे की बात, हम बोले आगे की बात, तो अगला ऑप्शन क्या है, एसटीपी पर नाइट्रोजन गैस का 5 लीटर। फिर से एसटीपी का डेटा है, अगर फिर से एसटीपी का डेटा है तो इसे सॉल्व करना भी आसान होगा, एसटीपी से मोल और मोल से अणु तक। सही है जी, बहुत बढ़िया, चलो ये भी ठीक है। सी ऑप्शन, हाइड्रोजन गैस का 0.5 ग्राम। बेटा भार दिया है तुम्हें इस बार, क्या दिया है, भार। भार से अणुओं तक कैसे पहुंचोगे, तो भार से मोल और मोल से अणु, भार से मोल, मोल से अणु, यहां से भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, मैं तुम्हें अभी अप्रोच बता रहा हूं, सॉल्व करेंगे अपन। ऑक्सीजन गैस का 10 ग्राम, फिर से भार दिया है, तो भार से मोल और मोल से अणु तक पहुंच ही जाएंगे। समझ आई बात। अगर इस तरीके से तुम सॉल्व कर सकते हो तो आओ भाई, वेट किसका कर रहे हैं, एक एक करके सारे ऑप्शन ट्राई करके देखने पड़ेंगे और आंसर निकाल के चेक करेंगे क्या आ रहा है। चलिए, ए ऑप्शन, एसटीपी पर हाइड्रोजन गैस का आयतन। तो हमें करना क्या था, एसटीपी से मोल और मोल से अणुओं की संख्या। अणुओं की संख्या के लिए क्या करना पड़ता है, मोलों को Na से गुणा करना पड़ता है, और एसटीपी से मोल के लिए क्या करना पड़ता है, 22.4 से डिवाइड करना पड़ता है। तो हम बोलेंगे अगर आपको हाइड्रोजन गैस के अणु निकालने हैं तो पहले आप हाइड्रोजन गैस के मोल निकालेंगे। हाइड्रोजन गैस के मोल आपके कितने आएंगे, 15 डिवाइडेड बाय 22.4। ठीक है, इसके बाद अगर आप अणु निकालेंगे हाइड्रोजन के तो कितने आएंगे, 15 डिवाइडेड बाय 22.4 इंटू Na। सही है, ये आ गया। ठीक है जी, ये आ गया पहला पार्ट। चलो बी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। बी ऑप्शन आपको क्या कह रहा है, एसटीपी पर नाइट्रोजन गैस का 5 लीटर है, तो वही काम यहां भी करना होगा। पहले हम नाइट्रोजन के मोल निकालेंगे। एसटीपी के डेटा से कैसे निकलता है, जो आयतन दिया हो उसको 22.4 से डिवाइड कर दो, और इसके बाद अगर आपको अणुओं की संख्या निकालनी हो तो क्या करो, जो भी मोल हो उसे किससे इंटू कर दो, Na से। सही है, चलो जी सी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अगर सी ऑप्शन की तरफ चलना है, हाइड्रोजन गैस का 0.5 ग्राम, अब भार दिया है और अणु तक पहुंचना है, तो मुझे एक बात बताओ, पहले मोल निकालने पड़ेंगे ऑब्वियसली। मोल कैसे निकलेगा, मोल कैसे निकलेगा, दिया गया भार अपॉन मोलर भार। अगर दिया गया भार अपॉन मोलर भार होगा तो 0.5/2 तो मोल आ गए। अब यहां से अगर अणुओं की तरफ जाना है तो किससे इंटू करना पड़ेगा, Na से, तो 0.5/2 इंटू Na, ये क्या आ गए, अणु आ गए। ठीक है, अब आते हैं आखिरी ऑप्शन की तरफ। आखिरी ऑप्शन आपको क्या कह रहा है, ऑक्सीजन गैस का 10 ग्राम। अगर ऑक्सीजन गैस का 10 ग्राम है तो ऑक्सीजन गैस का भार क्या होगा, ऑक्सीजन गैस का भार क्या होगा, 10 ग्राम दिया है तो मोल आ जाएंगे, दिया गया भार अपॉन मोलर भार, यहां से आएंगे मोल। और उसके बाद आप अगर अणुओं की संख्या निकालना चाहते हो, नोटू, तो नोटू कैसे आएगा, नोटू निकालना तो बड़ा आसान है भैया, 10/32 को किससे गुणा कर दो, Na से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब आपको बताना है इन चारों में से किसमें अणुओं की संख्या अधिकतम होगी, इन चारों में से किसमें अणुओं की संख्या अधिकतम होगी। अगर चारों में से अणुओं की संख्या अधिकतम देखनी है तो आइए सबको एक जगह पे लिख दे। हमने बोला हाइड्रोजन अणु जो पहले ऑप्शन में है उसका मान कितना है, उसका मान आपको दिया है 15/22.4 इंटू Na, 15/22.4 इंटू Na। ठीक है, बी ऑप्शन देख लो। अभी मैं तुम्हें बता रहा हूं इसको सॉल्व कैसे करें, सबकी वैल्यू निकालने मत बैठ जाना, इतना टाइम नहीं है अपने पास में, थोड़ा दिमाग से सोचेंगे। देखना, N2 के लिए क्या बोले, 5/22.4, ये क्या है N2, 5/22.4 इंटू Na। सही है, सी ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन है 0.5/2 Na, यानी कि 0.25 Na, ये तो डायरेक्ट ही आ गया। और डी ऑप्शन आपको क्या दिया है, डी ऑप्शन आपको कह रहा है 10/32 इंटू Na। ठीक है जी, 10/32 यानी कि 5/16 Na। ठीक है, 5/16 को आप लगभग 0.3 भी लिख सकते हो, लगभग 0.3 Na भी लिख सकते हो, है ना, लगभग लगभग, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं।
0.3 Na। चलो जी, तो इन दोनों की तो वैल्यू आ गई तुम्हारे पास। अब एक बात सोचो, सभी में Na है तो Na को तो मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं, Na को तो मैं इग्नोर मार सकता हूं। सीधी सी बात है, जिसके लिए आगे वाली वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उसके लिए अणुओं की संख्या भी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि Na तो सभी में कॉमन है। अगर Na सभी में कॉमन है तो देखो, अगर तुम C और D ऑप्शन चेक करो तो इन दोनों में साफ साफ नजर आ रहा है कि C कम है, D ज्यादा है, तो ये तो तुम्हारा सबसे पहले रेस से बाहर हो गया। सही है, ये कम है, ये ज्यादा वैल्यू है, 0.30 है, ये 0.25 है, जीतेगा यही, तो ये ज्यादा होगा इससे, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। अब ए और बी में अगर तुम चेक करो तो Na कॉमन है, 22.4 कॉमन है, जिसका न्यूमरेटर ज्यादा होगा वही जीतेगा। न्यूमरेटर ज्यादा किसका है, ए ऑप्शन का ज्यादा है बी से। 15 और 5 में ज्यादा कौन, 15 ही तो ज्यादा होगा। अगर 15 ही ज्यादा होगा तो ये भी रिजेक्ट हो गया। जिन बच्चों को नहीं समझ आया वो सोचे, बेटा देखो ये पूरी चीज तो एक ही है, ये पूरी चीज तो एक ही है जो दोनों से मल्टीप्लाई हो रही है, तो आंसर में अंतर कहां से आएगा, ये तो दोनों में कॉमन है। जो बड़ा नंबर जिससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो जीत जाएगा। 15 और 5 में बड़ा कौन, 15, तो ऑब्वियस बात है वो जीतेगा, ये हारेगा। तो बेटा ये हार गया और ये हार गया। अब आपको डिसाइड करना है ए और डी में से कौन जीतेगा। तो आप ध्यान से देखें, आपका आंसर अब अगर ए और डी में से फंस गया है तो आप बोलेंगे कि ए ऑप्शन है हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या कितनी, 15/22.4 इंटू Na, ठीक है। और जो आपका डी ऑप्शन है उसमें आपके पास O2 के अणुओं की संख्या है लगभग 0.3 Na। चलो तो अब जाके कैलकुलेशन करो, अभी स्मार्ट वर्क कर लिया, अब सोचो ये सॉल्व होके लगभग लगभग कितना आएगा, लगभग लगभग कितना आएगा। तो आओ Na से तो मतलब ही नहीं है, तो हमने इसको लिख दिया 150/224। देखना ये लिख सकते हैं क्या, डेसिमल हटा के। इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, 75/112। क्या बनेगा, 75/112। अब सोचो 112 को अगर मैं 75 से डिवाइड कर रहा हूं, 112 को, तो अगर मैंने एक डेसिमल लगाया तो जीरो आया, डेसिमल लगाया तो जीरो आया। अब सोचो 112 को किस से मल्टीप्लाई करूं कि 750 आ जाए, तो लगभग अगर मैं 7 से भी मल्टीप्लाई करता हूं तो 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 और 1 8, और 7 1 जा 7, तो 784 आ रहा है। अब 784 तो नहीं लिखा जा सकता, तो श्योर है कि 0.6 समथिंग आएगा। 7 से गुणा नहीं हो रहा, लगभग 0.6 समथिंग आएगा। हमें सॉल्व थोड़ी करना है यार, हमें तो आइडिया लेना था। 0.6 समथिंग आएगा। तो अब एक बात बताओ, इसे सॉल्व कर रहे हो तो लगभग 0.6 Na आ रहा है, इसे सॉल्व कर रहे हो तो 0.3 Na आ रहा है। दोनों में से किसको जिताओगे, 0.3 या 0.6? ऑब्वियसली 0.6। अगर 0.6 को जिताओगे तो तुम्हारा सही आंसर कौन सा आ गया, ए ऑप्शन। सही आंसर कौन सा आ गया, ए ऑप्शन। देखो मैंने कहीं भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाली, ठीक है, मैंने सिर्फ अंदाजे लगाए, मैंने सिर्फ एक आइडिया लगाया कि अच्छा 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 किसको मैं रिजेक्ट कर सकता हूं, रिजेक्शन समझ आ गया, तो एक्सेप्ट किसको करना है, सिर्फ इतनी सी मेहनत एक्स्ट्रा थी। ठीक है, तो इसे कहते हैं हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा आए। तो चोखा रंग जब ही आएगा जब दिमाग से काम करोगे। बेटा उसको मजदूर नहीं चाहिए है, ठीक है, एग्जामिनर को भी पता है कि ऐसी कैलकुलेशन करने में अच्छा खासा टाइम लगता है, बट उसको यह भी पता है कि अगर कोई बंदा थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करके चीजों को करेगा तो वो कर ले जाएगा, और अगर वो कर ले जाएगा तो बस हो जाएगा सवाल। ठीक है, तो हमेशा ना अपन अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं एग्जैक्ट आंसर निकालने में। अरे भाई किसने पूछा एग्जैक्ट आंसर, कोई नोबेल प्राइज दे रहा है क्या, नहीं दे रहा ना। अपने को दिमाग यूज करके बेस्ट आंसर निकालना है, और वो हम कर चुके हैं। सही है, और ये इतना टाइम, बच्चे कहते हैं सर इतना इतना टाइम कैसे लगाएंगे, तो बेटा इतना टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं एक एक स्टेप एक्सप्लेन करके चल रहा हूं। जब तुम एग्जाम में सवाल कर रहे होगे तो एक अच्छी प्रिपरेशन वाले स्टूडेंट की इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि ये स्टेप्स तो वो आंखों आंखों में ही कर देगा। अगर ये स्टेप वो आंखों आंखों में कर देगा तो बस फिर तो हो गया काम। अब 1 मिनट तो कम से कम एक सवाल को दोगे ना, इतना आंखों आंखों में कर दिया तो रिजेक्शन, एक जगह पे लिख दोगे तो रिजेक्शन समझ आ जाएगा। इतनी सी मेहनत तो कर लोगे, ये तो 30-30 सेकंड का भी खेल है। दैट्स इट। ठीक है साहब, आसान था, कर लिया। फोड़ दोगे कि फूट जाओगे, फोड़ के आना है भाई पेपर, और इसीलिए दिमाग से काम करना है। ठीक है, स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क तो सारी दुनिया ही कर रही है, हर कोई थोड़ी डॉक्टर बन सकता है। सही बात है, चलो आओ तो इसी के साथ में लेट्स मूव अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर चलना है तो देखिएगा ध्यान से ये क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से ये क्वेश्चन। एसटीपी पर 1 CCN2O में 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन। ठीक है जी, ये वाला,
ये परमाणु नहीं है, ये अणु है, इसको करेक्ट कर लें। और ये इलेक्ट्रॉन है और ये कह रहा है सभी सही है। तो बच्चा कहता है सर जनरली ना हमने ऐसा देखा है कि जहां सभी सही है लिखा आता है ना वहां वही आंसर होता है। तो बेटा जी हो सकता है ऐसा होता हो, बट इतनी अच्छी अपनी किस्मत नहीं होती है कभी कभी कि जो सोचा वही हो गया। ठीक है, तो फिर बाबूजी धीरे चलना, सवाल में जरा संभलना, संभल संभल के सवाल करना है, इस चीज को मान नहीं लेना है, क्योंकि बेटा ऑब्वियसली हमारे ताऊ जी और दादाजी तो पेपर नहीं बना रहे हैं। सही बात है, एनटीए वाला आपके इमोशंस के साथ खेलेगा। अगर तुम्हारे मन में इमोशन जागे तो इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करना है और सही से सॉल्व करके चेक करना है। बोलो सही बात है, ट्राई करें इस सवाल को। तो भैया आधी जनता को तो ये नहीं समझे आ रहा है कि ये सीसी क्या है, व्हाट इज दिस सीसी। तो लेट मी टेल यू, सीसी का मतलब होता है क्यूबिक कैपेसिटी, या कुछ लोग कह देते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर। आपको ये ध्यान रखना है कि ये भी एक आयतन की यूनिट है, और हम बोलते हैं 1 ml लिखा हो या 1 सेंटीमीटर क्यूब लिखा हो या 1 सीसी लिखा हो, मतलब बिल्कुल सेम होता है, मतलब बिल्कुल सेम होता है। अगर बेटा मतलब बिल्कुल सेम होता है इनके लिखने से, तो ध्यान से समझें, 1 ml हो, 1 सेंटीमीटर क्यूब हो या 1 सीसी हो, अगर इनका मतलब बिल्कुल सेम है तो कुल मिला के सवाल ने आपको यह कह दिया है कि 1 ml N2O में, सवाल ने कह दिया है N2O का आयतन कितना है 1 ml, किस पर, STP पर। N2O का आयतन कितना है 1 ml, और वो भी STP पर। उसमें कितने परमाणु हैं, कितने अणु हैं और कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये कैलकुलेट करना है। अब यार आयतन दिया है STP पर, पूछा क्या है, परमाणु या अणु या इलेक्ट्रॉन। तो भाई परमाणु और अणु तो तुम्हें कैलकुलेट करना आता है ना। अगर STP पर आयतन पता है तो STP से मोल निकालो और मोल से परमाणु या अणु निकाल दो, ये रास्ता तुम्हें पता है अच्छे से। पर इसके आगे इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा वो हम डिस्कस कर लेंगे, पर पहले परमाणु और अणु तो निकाल के देखें। परमाणु और अणु अगर निकाल के देखने हैं तो आइए सॉल्व करते हैं इसको, आइए सॉल्व करते हैं इसको। बेटा STP पे ml में आयतन दिया है, तो आपको यह पता हो कि 1 लीटर जो होता है वो 1000 ml के बराबर है। 1 लीटर हमेशा 1000 ml के बराबर होता है। अगर 1 लीटर 1000 ml के बराबर होता है तो 1 ml कितने लीटर के बराबर होता है, 1/1000 लीटर। 1 ml किसके बराबर होता है, 1/1000 लीटर के। अगर ये इसके बराबर होता है तो बेटा जी यहां से जब आप STP के लिए फॉर्मूला लिखेंगे तो आप बोलोगे, अगर आपको आयतन ml में दिया है तो आप यहां पे लिखते हो 22400, क्योंकि वो 22.4 जब 1000 से इंटू होता है तो ये बनता है, ये है STP पर मोल। क्या है ये, STP पर मोल। सही है, ml में आयतन अपॉन 22400। अब आप सुनिएगा ध्यान से, आपको कितना ml दिया है, 1 ml। अगर 1 ml दिया है तो हम बोलेंगे N2O के कितने मोल हो गए, 1/22400। ये आ गए मोल। बताओ कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई दिक्कत यहां तक? सही है, 1/22400 मोल। अब अगर मोल आ गए तो पहले तो अणु पे ही पहुंचेंगे। पहला स्टेप होता है अणु, अणु के बाद परमाणु, परमाणु के बाद इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो पहले अणु पे पहुंचे तो किसी चीज के मोल पता हो और उसके अगर अणु निकालने हो तो N2O अणुओं की संख्या कैसे आएगी, हम बोलेंगे 1/22400 इंटू Na। ये आ गई अणु की संख्या, 1/22400 इंटू Na, ये आ गई अणुओं की संख्या। अगर आप Na की वैल्यू यहां रख देते हो तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 22400 अणु। इतने अणु आपके पास अवेलेबल है, इतने अणु आपके पास में क्या है, अवेलेबल हैं। सही है, अगर इतने अणु आपके पास में अवेलेबल हैं तो बी ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, बी ऑप्शन तो करेक्ट आ ही गया। ठीक है, बी ऑप्शन तो आपका आंसर आ ही गया। अब हमें चेक करना है कि परमाणु भी आ सकता है, इलेक्ट्रॉन भी आ सकता है। क्यों सर, नीट में तो सिंगल करेक्ट आता है। तो बेटा एक ये भी तो है सभी सही, ये भी हो सकता है। अगर सभी सही भी हो सकता है तो सारी चेक करने पड़ेंगे। तो ये तुम्हें बी ऑप्शन करेक्ट मिल गया। अब आगे बात करते हैं। तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि एक N2O अणु अगर तुम उठाओ, एक N2O अणु, तो वो कैसे बना है, 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन से।
एक N2O कैसे बना है? 2 नाइट्रोजन और 1 ऑक्सीजन से, मतलब टोटल 3 परमाणुओं से, टोटल 3 परमाणुओं से। अगर एक अणु 3 परमाणुओं से मिलके बना है तो इतने अणुओं में कितने परमाणु होंगे? तो हम बोल देंगे कि आपके पास में कुल N2O परमाणु हमारे सवाल के हिसाब से कितने हो जाएंगे? हमारे सवाल के हिसाब से कितने हो जाएंगे? 3 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 22,400, और ये क्या हो गए? परमाणु। इतने आ गए भाई। एक N2O में 3 परमाणु, तो इतने N2O में कितने परमाणु? दिस इंटू 3। इसको सॉल्व कर लो। 3 इंटू 6 लगभग 18 आ गया। तो ये आ गया 18 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 22,400। 18 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 22,400। तो देखना जरा, 18 इंटू 10⁻23, उसकी जगह पे इसने लिख दिया 1.8 इंटू 10⁻22। बात तो बराबर ही है। अगर ये आ गया डिवाइडेड बाय 224, इसको बनाते हैं वहां से सॉल्व करके। देखना जरा, उसे हमने क्या लिखा? हमने लिखा 3 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 22,400 परमाणु। अगर इसे सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा? 3 इंटू 6 को लगभग 18 बोल दें, इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 22,400 को क्या बोल देंगे? 224 इंटू 10⁻2, और ये क्या हो गए? परमाणु। अब 10⁻2 को अगर इससे काटोगे तो वैल्यू क्या आएगी? 18 इंटू 10⁻21 डिवाइडेड बाय 224, ये क्या हो जाएंगे? परमाणु। ये आ गया। पर अब अगर 10⁻21 में नहीं करना तो तुम इसे डेसिमल लगा के ये भी तो लिख सकते हो, 1.8 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाय 224 परमाणु। और अगर ये आ गया तो बेटा यही तो है ए ऑप्शन भी। तो अब बी भी आंसर आ गया, ए भी आंसर आ गया। तो स्मार्ट बच्चा यहीं रुक जाएगा। वो कहेगा अच्छा अगर 2 ऑप्शन मैच हो रहे हैं तो ये भी मैच हो ही रहा होगा, क्योंकि एक से ज्यादा करेक्ट तो होता नहीं है। अपना आंसर क्या हो जाएगा? सभी सही है। अपना आंसर क्या हो जाएगा? सभी सही है। परंतु अभी तो अपन सीख रहे हैं ना, एग्जाम में तो डी कराएंगे आंसर, ये समझ में आ गया आपको। परंतु अभी तो अपन सीख रहे हैं। अगर अभी सीख रहे हैं तो सी ऑप्शन भी सीखना चाहिए। तो अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालें? ये कुछ नया है सर, ये हमको नहीं आता। तो आओ भैया सिखा देते हैं, सिखाने के लिए तो आए हैं। तो सुनना जरा, इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकलती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालोगे? तो यार सीधी सी बात है, एक N2O का अणु उठाओ, एक N2O का अणु, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? एक N2O के अणु में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं? इलेक्ट्रॉन निकालने का सीधा सा फंडा होता है, इलेक्ट्रॉन निकालने का सीधा सा फंडा होता है, जितनी भी प्रोटॉन की संख्या है वो निकाल दो कुल, और उस पर क्या जोड़ दो? आवेश। अब आवेश ऋणात्मक हो तो ऋणात्मक जोड़ दो, धनात्मक हो तो धनात्मक जोड़ दो। आप साइन के साथ जोड़ोगे, ठीक है, साइन के साथ जोड़ोगे। अगर ये करना है तो N2O में कुल परमाणु कैसे निकालें? तो बेटा 2 नाइट्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन हो गए 8 और 16, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक है 7 और परमाणु भार है 14। तो बेटा जी नाइट्रोजन में कुल कितने परमाणु हो गए आपके पास में? प्रोटॉन हो गए 2 इंटू 7, प्लस ऑक्सीजन में कितने हो गए? 1 इंटू 8। तो 14 प्लस 8, आंसर क्या आएगा? 22। 22 क्या आ गए? प्रोटॉन। 22 क्या आ गए? प्रोटॉन। आवेश क्या है? 0, क्योंकि ये उदासीन अणु है। अगर आवेश है 0 तो प्रोटॉन प्लस आवेश, आवेश हो गया 0, तो हम बोलेंगे जो प्रोटॉन की संख्या है यहां पे वही इलेक्ट्रॉन की भी संख्या है। तो N2O के एक अणु में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? अब आपको समझ में आ गया, 22। N2O के एक अणु में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 22, क्योंकि आवेश है 0, तो जो प्रोटॉन की संख्या वही इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, एक N2O के अणु में 22 इलेक्ट्रॉन। बेटा एक N2O के अणु में 22 इलेक्ट्रॉन है। आपके पास अभी फिलहाल कितने अणु हैं? आपके पास हैं इतने अणु। तो इतने अणुओं में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो हम बोलेंगे 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय
22,400 N2O अणुओं में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 22 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 22,400 इलेक्ट्रॉन। सही है। अगर इसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो बेटा जी ये 22 है, ये 22400 है, ये 11 टाइम जाएगा, ये कटेगा 11,200। तो पहले चेक करो ऑप्शन किस तरीके से दिए हुए हैं। ऑप्शन 224 की फॉर्म में ही है, तो हम इसको खराब नहीं करेंगे। अगर इसे खराब नहीं करेंगे तो सुनना, हमें नीचे तो 224 ही रखना है, हमें नीचे क्या रखना है? 224 ही रखना है। तो हम इसे लिखेंगे ऐसे 22, ये क्या हो जाएगा? 224 इंटू 10⁻2। 22,400 को ऐसे लिख सकते हैं। सुनना ध्यान से, हम इसको क्या लिखें? 22 इंटू 6 लगभग, ये क्या हो जाएगा? 132 इंटू 10⁻23 10⁻2, ये क्या हो जाएगा? 10⁻21 डिवाइडेड बाय 224। ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया है तो अब ध्यान से सुनना, अगर तुम इसको पॉइंट्स में लिखना चाहोगे तो तुम इसे पॉइंट्स में क्या लिख सकते हो? 1.32 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 224 इलेक्ट्रॉन। सही है। ये क्या आ गए? इलेक्ट्रॉन। कि इतने अणुओं में इतने इलेक्ट्रॉन हैं। तो बेटा ध्यान से देखो, तुम्हें अणु से परमाणु निकालना सिखाया, तुम्हें अणु से इलेक्ट्रॉन निकालना सिखाया, और तुम्हें अणुओं की संख्या मोलों से निकालनी सिखाई। ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। तो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सभी सही हैं। यहां पर सभी सही हैं। क्लियर है? समझ आई बात अच्छे से? कोई डाउट, कोई परेशानी? पक्का? चलिए जी, अगर ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आता है तो हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है ये, हमारा अगला सवाल है ये। क्या है अगला सवाल? बोरॉन के दो स्थायी समस्थानिक हैं, एक तो बोरॉन 10 जो 19% है, और बोरॉन 11 जो आपके नेचर में 81% है। तो अगर बोरॉन के दो समस्थानिक होते हैं तो बोरॉन का औसत परमाणु भार कितना होगा? आपको बोरॉन का औसत परमाणु भार बताना है। तो बेटा जब समस्थानिकों का केस दिया हो और औसत परमाणु भार पूछा हो तो आपको फंडा आना चाहिए। हम बोलते हैं अगर आपको औसत परमाणु भार निकालना हो, ठीक है, और वो भी कब? जब समस्थानिक दियो। समस्थानिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइसोटोप्स। समस्थानिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? आइसोटोप्स। तो अगर आइसोटोप्स की बात हम करेंगे तो सपोज करो एक तत्व है X, एक तत्व है X, ठीक है। इसके सपोज करते हैं दो समस्थानिक हैं। एक समस्थानिक है जिसका परमाणु क्रमांक है हमारे पास में Z और परमाणु भार है m1। अब दूसरा जो इसका समस्थानिक है, परमाणु क्रमांक तो सेम ही होगा पर परमाणु भार हो गया m2। अब सपोज करिए ये है प्रतिशतता में A% और ये है प्रतिशतता में B%। तो आपके पास में औसत परमाणु भार क्या होगा इन दोनों समस्थानिकों की वजह से? तो हम बोलेंगे औसत परमाणु भार हो जाएगा पहले वाले का परमाणु भार इंटू उसकी प्रतिशतता प्लस दूसरे वाले का परमाणु भार इंटू उसकी प्रतिशतता डिवाइडेड बाय कुल प्रतिशतता। बस आपको यह बात ध्यान रखनी है कि आपकी कुल प्रतिशतता हमेशा ही 100 होनी चाहिए। जो कुल प्रतिशतता है वो हमेशा कितनी होनी चाहिए? 100। अगर कुल प्रतिशतता 100 आ रही है तो फिर आपका ये वाला फॉर्मूला लगाया जा सकता है और आपके काम आसानी से बन सकते हैं। अगर आपके काम इससे आसानी से बन सकते हैं तो समझिएगा बात को ध्यान से। इस क्वेश्चन में यही बेटा जी आपको कह रहा है बोरॉन है और बोरॉन के दो समस्थानिक हैं। अगर बोरॉन के दो समस्थानिक हैं तो एक हो गया बोरॉन 10, एक हो गया बोरॉन 11। बोरॉन 10 जो है इसकी प्रतिशतता आपको दी है 19 और बोरॉन 11 जो है उसकी प्रतिशतता आपको दी है 81। सही है। ये 19 और ये 81। आपको बोलना है बोरॉन का औसत परमाणु भार कितना होगा। अगर बोरॉन का औसत परमाणु भार देखना है हमको तो वो कितना होगा? बोरॉन का परमाणु भार इंटू उसकी प्रतिशतता यानी कि 10 इंटू 19 प्लस परमाणु भार इंटू इसकी प्रतिशतता यानी कि 11 इंटू 81 अपॉन 81 प्लस 19 यानी कि 100। सही है। इसे अगर सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 10 इंटू 19 इज 190 प्लस 81 इंटू 11 इज 11 एकम 11,
11 8 जा 88, 88 और 1 89 डिवाइडेड बाय 100। सही है, सही है। तो ये क्या बन गया अपना सॉल्व होके 891 प्लस 190, 891 प्लस 190, तो 1 8 8 और 1 9, 9 और 1 10, तो 1081 बन गया, 1081 बन गया। तो 1081 डिवाइडेड बाय 100 लगभग लगभग कितना आ गया 10.81, लगभग कितना आ गया 10.81। आंसर क्या आ गया ए ऑप्शन, आंसर क्या आ गया ए ऑप्शन। तो जब भी आपको प्रतिशतता दी हो समस्थानिकों की और आपसे पूछा हो औसत परमाणु भार, तो आप ये वाला फंडा यूज करें, आपका आंसर बिल्कुल ठीक आ जाएगा, आपका आंसर बिल्कुल ठीक आ जाएगा। बेटा जी ये 10 AMU था, ये 11 AMU, तो अपना फाइनल आंसर आ गया 10.8 AMU। ऐसे ही क्लोरीन में होता है, जब आपका आंसर आता है 35.5 AMU, सेम टू सेम ऐसा ही आपका क्लोरीन में होता है, जब आपका आंसर क्या आता है 35.5 AMU। सही है, ठीक है जी, ये वैरायटी भी सिखा दी। अब आओ इधर, अब आओ इधर, इस क्वेश्चन पे आओ। ये भी अच्छा सवाल है, फिर से एसटीपी की बातें हो रही है, फिर से कुछ सीखने को मिलेगा। देखना ध्यान से, मैंने कहा था जो चीज मैंने आपको बताई थी वो सार है, वो बहुत जगह यूज होगी, तो अब फिर से यूज होने वाली है। आप ध्यान से चेक करें, हम बोलेंगे SOX का 32 ग्राम, ठीक है, एक ऑक्साइड है सल्फर का, हमें पूरा सूत्र नहीं पता, हमें बोला SOX। अब ये SO2 भी हो सकता है, ये SO3 भी हो सकता है, ये दो ही होते हैं ना सल्फर के जनरल ऑक्साइड, ठीक है। तो SOX का 32 ग्राम आपने लिया, उसका STP पर 11.2 लीटर आयतन घेरता है। तो बेटा ध्यान से समझो, आपको क्या क्या दिया हुआ है, ध्यान से नोट करो इसको। आपको बोल रहा है SOX करके एक ऑक्साइड है, इसका 32 ग्राम है, ये आपका STP पर 11.2 लीटर आयतन घेरता है। गैस का आदर्श व्यवहार मानते हुए x का मान ज्ञात कीजिए। आपने बोला अगर ये गैस आदर्श व्यवहार है, आइडियल गैस है, वो तो मानते ही हैं, x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान कैसे निकालें? तो अब सोचो इस सवाल की अप्रोच क्या होगी। तो भाई सीधी सी बात है, अपने चैप्टर का नाम है मोल कॉन्सेप्ट, हमें आते हैं मोल निकालना। तो हम क्या करें, हमें दो तरीके के डेटा पता है और हमें दोनों से मोल निकालना आता है, हमें दोनों से मोल निकालना आता है। अगर भार का डेटा दिया हो तो मोल कैसे निकलता है, दिया गया भार अपॉन मोलर भार, और अगर एसटीपी का डेटा दिया हो तो मोल कैसे निकलते हैं, 22.4 से डिवाइड करके। दोनों से मोल निकाल देते हैं, इक्वेट कर देते हैं, अपना आंसर सॉल्व होके आ ही जाएगा। कैसे आ जाएगा समझो ध्यान से। दिया गया भार है 32 ग्राम, तो हम बोलेंगे कि हम मोल ऑफ SOX जो डेटा मास वाले से आएगा उसे इक्वेट कर देंगे मोल ऑफ SOX जो STP से आएगा। ये करने जा रहे हैं हम, ये अपनी अप्रोच है। तो दिया गया भार है 32 अपॉन मोलर भार कितना होगा SOX का, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16 और X ऑक्सीजन है, तो हम बोलेंगे 16X इज इक्वल टू STP के हिसाब से 11.2 लीटर STP पे, तो 11.2 डिवाइडेड बाय 22.4, ये सॉल्व होके क्या आएगा 1/2। तो बेटा जी इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से एनालाइज करो तो सिर्फ एक ही चीज मिसिंग है जो है x, सिर्फ एक ही चीज मिसिंग है जो क्या है x। अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम बोलेंगे 32 इंटू 2 इज इक्वल टू, अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसे बोलेंगे 32 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 इंटू 32 प्लस 16x। ठीक है, करिए सॉल्व। 32 इंटू 2 मतलब 64 इज इक्वल टू 32 प्लस 16x, तो 16x का मान क्या हो गया 64 माइनस 32 यानी कि 32। तो बेटा जी x का मान कितना हो गया 32 बटा 16, इसे सॉल्व कर दोगे आंसर आएगा 2। x का मान क्या आएगा 2। बेटा अगर x का मान 2 आ गया तो यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए था। तुम्हें समझ आ गया तुम्हारा सल्फर का कौन सा ऑक्साइड है ये SO2, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन। तो मैंने सोचा कैसे, मैंने ये सोचा कि यार भार दे दिया STP का आयतन दे दिया, आओ वाई रिलेशनशिप पे सोचवाता हूं तुमको, सोचवाना भी बड़ा जरूरी है। तो मैंने तुम्हें कहा कि मैंने तुम्हें भार दे दिया, मैंने तुम्हें STP का आयतन दे दिया, ये बना के रखोगे दिमाग अपने आप चलेगा, दिमाग में आइडियाज आएंगे। ये दे दिया और ये दे दिया, अब मैंने कहा यार क्या करूं ऐसा जिससे मेरी प्रॉब्लम हल हो जाए।
क्या करूं ऐसा जिससे मेरी प्रॉब्लम हल हो जाए। तो मैंने बोला यार भार और एसटीपी के आयतन में कॉमन बात क्या है? कॉमन बात तो यही है कि भैया बीच का जंक्शन है मोल। भार से भी मोल निकाले जा सकते हैं, एसटीपी के आयतन से भी मोल निकाले जा सकते हैं, तो क्यों ना दोनों से मोल निकाल दें, और है तो एक ही चीज के मोल तो बराबर होंगे, एक्स निकल जाएगा। ये मैंने दिमाग लगाया, ये तुम्हें प्रैक्टिस के साथ आएगा, इसलिए मैंने लेक्चर की शुरुआत में ये बताया ताकि आप इसको ज्यादा से ज्यादा यूज करो। अगर इसे ज्यादा से ज्यादा यूज करोगे तो तुम्हारा फायदा होगा, और तुम्हारा फायदा यहां हो गया क्योंकि तुम्हारी एक्स का मान इस क्वेश्चन में सॉल्व होके आ गया। अगर इस सवाल में एक्स का मान सॉल्व होके आ गया तो वो कितना आ गया? 2। ठीक है, चलो आगे बात करें। आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान से देखो। अब हम जा रहे हैं रसायन समीकरण मिति की तरफ, स्टोइकियोमेट्री की तरफ। क्या करने वाले हैं हम इस क्वेश्चन में? तो हम स्टोइकियोमेट्री के फंडे को यूज करेंगे और प्रतिशत शुद्धता का सवाल करेंगे। स्टोइकियोमेट्री को यूज करेंगे और प्रतिशत शुद्धता का सवाल करेंगे। ठीक है, प्रतिशत शुद्धता का सवाल करने के लिए एक लाइन मेरी हमेशा ध्यान रखना कि अभिक्रिया में प्रतिशत शुद्धता का सवाल अभिकर्मक के लिए लिखा जाता है और प्रतिशत लब्धि का सवाल हमेशा उत्पाद के लिए लिखा जाता है। चलो इतनी बात समझ आ गई। एक और बात, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी अभिकर्मक का जितना भी भार यूज होता है वो हमेशा उसका शुद्ध भार होता है। क्या होता है? उसका शुद्ध भार होता है। हमेशा ही अभिकर्मक का शुद्ध भार है वो अभिक्रिया में यूज किया जाता है। ठीक है, चलो ध्यान से पढ़ते हैं अब इस सवाल को। मैग्नीशियम कार्बोनेट, बेटा मैग्नीशियम कार्बोनेट का सूत्र आपको आना चाहिए। मैग्नीशियम कार्बोनेट का सूत्र होता है MgCO3। सवाल कह रहा है मैग्नीशियम कार्बोनेट के 20 ग्राम नमूने को, मैग्नीशियम कार्बोनेट के 20 ग्राम नमूने को गर्म करने पर, मैग्नीशियम कार्बोनेट के 20 ग्राम नमूने को गर्म करने पर 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड, 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा CO2 बनता है। 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा CO2 बनता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट के नमूने की प्रतिशत शुद्धता क्या होगी? बेटा सवाल की लाइन देखो, मैग्नीशियम कार्बोनेट के नमूने की प्रतिशत शुद्धता क्या होगी? तो हमेशा स्टेप नंबर 1 अभिक्रिया लिखो, स्टेप नंबर 2 चेक करो वो संतुलित है कि नहीं है। तो एक मैग्नीशियम, एक मैग्नीशियम, एक कार्बन, एक कार्बन, 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, संतुलित है। अच्छा, अब आपसे कह रहे हैं प्रतिशत शुद्धता। अगर उसने खुद तुमसे MgCO3 की प्रतिशत शुद्धता मांगी है, इसका मतलब यह बात तुम्हें समझ में आ जानी चाहिए क्योंकि ऑप्शन में कहीं भी 100 नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में कहीं भी 100 नहीं है। इसका मतलब ये जो 20 ग्राम है ये शुद्ध भार तो नहीं है। मैंने तुम्हें कहा था किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकर्मक का हमेशा शुद्ध भार इस्तेमाल होता है। अगर यहां 20 ग्राम लिखा है तो यह भार शुद्ध तो नहीं है। अगर ये भार शुद्ध नहीं है तो क्या है? अशुद्ध है। कैसा है? अशुद्ध है। अगर ये भार अशुद्ध है तो हमें तो शुद्ध भार यूज करना होता है। हमने बोला कि भाई साहब इसका हमने कितना भार माना? हमने कहा कि चलो मान लेते हैं कि इसका x ग्राम जो है वो इसका शुद्ध भार है। हमने बोला कि इसका x ग्राम जो है वो क्या है? इसका शुद्ध भार। अब अगर इसका x ग्राम इसका शुद्ध भार है तो अब ध्यान से देखिएगा, आपको सवाल ने बोला है MgCO3 से MgO बन रहा है और CO2 बन रहा है और MgO का 8 ग्राम बन रहा है। तो हम यहां पे रसायन समीकरण मिति का रूल लगाते हैं। हम बोलते हैं इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है 1, इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है 1, इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है 1। हम ये बोलेंगे इसके 1 मोल पर इसका 1 मोल बन रहा है, इसके 1 मोल पर इसका भी 1 मोल बन रहा है। सपोज करो, मैं दूसरी रिएक्शन लेके समझाता हूं, ये तो आसान वाली है। अगर मैं ये बोल देता रिएक्शन, मैं संतुलित अभिक्रिया ही लिख रहा हूं, अगर मैं ये रिएक्शन दे देता तो तुम क्या बोलते? तुम बोलते 1 मोल नाइट्रोजन, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 1 है, 3 मोल हाइड्रोजन से क्रिया करके, 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से क्रिया करके 2 मोल अमोनिया बनाता है, 2 मोल अमोनिया बनाता है। सही है? ठीक है जी। एक और एग्जाम्पल देखो, एक और एग्जाम्पल देखो। मैंने बोला H2 + ½ O2
गिव्स H2O, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O। यहां से क्या समझ आता है, 1 मोल हाइड्रोजन हाफ मोल ऑक्सीजन से क्रिया करके 1 मोल जल बनाता है, 1 मोल जल बनाता है। 1 मोल हाइड्रोजन हाफ मोल ऑक्सीजन से क्रिया करके 1 मोल जल बनाता है। सही है, ये समझ आया, ये समझ आया। चलो जी, अगर ये समझ आया तो अगर आपको नाइट्रोजन का डेटा पता हो तो आप अमोनिया का निकाल सकते हो, अगर आपको इसका डेटा पता हो तो आप इसका निकाल सकते हो। सर कैसे? तो बेटा ये जो हम लिख रहे हैं ना, ये स्टोइक्योमेट्री गुणांक लिखा है। आपके पास हमेशा कभी भी रासायनिक अभिक्रिया की बात करोगे तो 2 तरीके के मोल होते हैं। कभी भी रासायनिक अभिक्रिया की बात करोगे तो 2 तरीके के मोल होते हैं। एक होते हैं स्टोइक्योमेट्री वाले मोल, ये मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, ठीक है, और एक होते हैं सैद्धांतिक मोल। मतलब समझना भी दोनों का। एक होते हैं सैद्धांतिक मोल। स्टोइक्योमेट्रिक मोल तुम्हारे वो होते हैं जो तुम संतुलित अभिक्रिया को करके जो आगे गुणांक लगाते हो, और सैद्धांतिक मोल वो होते हैं जो तुम्हें सवाल देता है कि इतना ग्राम बन रहा है या इतना ग्राम इसका अभिक्रिया में जा रहा है, तो वो तुम्हारे सैद्धांतिक मोल है। अब स्टोइक्योमेट्री का, रासायनिक अभिक्रिया का कोई भी सवाल करने का नियम, सवाल करने का नियम यह है, ध्यान से सुनिएगा प्लीज मेरी बात, अभी मैं सॉल्व भी करके दिखाऊंगा, कि अगर आपको कोई रासायनिक अभिक्रिया दी है या उसका डेटा दिया है या उसके बारे में कुछ जानकारी दी है, तो पहले रासायनिक अभिक्रिया को लिखें, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 उसको संतुलित करें। स्टेप नंबर 3 उसकी स्टोइक्योमेट्री में रिलेशन बनाएं, उसकी स्टोइक्योमेट्री में रिलेशन बनाएं। स्टेप नंबर 4 उसकी स्टोइक्योमेट्री के रिलेशन को उसके सैद्धांतिक मोलों के रिलेशन से रिलेट करें, उसके स्टोइक्योमेट्री के रिलेशन को उसके सैद्धांतिक मोलों से रिलेट करें। सही है, समझ आई बात? पक्का? ठीक है, ओके। चलो बात करते हैं इस क्वेश्चन में। अगर आप यहां स्टोइक्योमेट्री देखेंगे तो आप बोलोगे 1 मोल MgCO3 से 1 मोल MgO और 1 मोल CO2 बन रहा है। 1 मोल MgCO3 को गर्म करने पर 1 मोल MgO और 1 मोल CO2 बन रहा है। पर हम CO2 वाली बात ना करें तो भी चलेगा क्योंकि उसका कुछ डेटा आपको पता नहीं है, तो आप सीधा कह सकते हो, आप बोलोगे 1 मोल MgCO3 को गर्म करने पर 1 मोल MgO बन रहा है, 1 मोल MgO बन रहा है। तो बेटा ये आपने क्या किया, स्टोइक्योमेट्री का रिलेशन बनाया। अब आपको क्या करना होगा, सैद्धांतिक से रिलेट करना होगा कि भैया अगर इसके 1 मोल पे 1 मोल बनता है तो जितने इसके सैद्धांतिक मोल होंगे उससे उतने इसके सैद्धांतिक मोल बनने चाहिए। सही बात है ना, इसके 1 मोल से 1 मोल बनता है तो जितने इसके सैद्धांतिक मोल मतलब उतने इसके सैद्धांतिक मोल, क्योंकि 1:1 का रेशियो है। अगर 1 मोल से 2 मोल बन रहा होता तो जितने इसके सैद्धांतिक मोल उसके 2 गुना इसके सैद्धांतिक मोल होते हैं। अगर 1 मोल से 4 मोल बन रहा होता तो जितने इसके सैद्धांतिक मोल उसको इंटू 4 करके ये वाले मोल बन रहे होते। चलो जी, बहुत बढ़िया। अगर ऐसा है तो 1 मोल से 1 मोल बन रहा है तो MgCO3 के कितने मोल है हमारे पास सैद्धांतिक, तो हम बोलेंगे MgCO3 के कितने मोल है, उसका आपको भार, आपने शुद्ध भार, अशुद्ध नहीं शुद्ध भार, क्योंकि अभिक्रिया में शुद्ध भार यूज होता है, तो आपने बोला शुद्ध भार है X, और उसका अगर मोलर भार चेक करोगे तो मैग्नीशियम है 24, कार्बन है 12, 36 और O3 है 48। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 84। तो ये आ गए इसके सैद्धांतिक मूल। अगर ऐसे ही अगर आप MgO की बात करोगे तो MgO के सैद्धांतिक कितने मोल हैं, दिया गया भार है 8 और आपके पास में मोलर भार कितना है, मैग्नीशियम का 24 और ऑक्सीजन का 16 यानी कि 40। तो ये आएगा 1/5 मोल, ये आएगा 1/5 मोल। क्योंकि 1 मोल से 1 मोल बन रहा है तो हम यहां पे बोल दें क्या कि 1 मोल से 1 मोल बनेगा, यानी कि 1 मोल का 1 मोल इसका, जितने मोल इसके उतने मोल इसके, जितने मोल इसके उतने मोल इसके अगर आ गए तो बेटा जी यहां से x सॉल्व होके आ रहा है 84/5। ध्यान से सॉल्व करना, 5 1 जा 5, 3 4, 5 6 जा 30, 4 0, 5 8 जा 40, यानी कि तुम लेके चले थे 20 ग्राम, पर उसमें से शुद्ध भार केवल कितना था, 16.8 ग्राम। आप लेके चले थे 20 ग्राम पर शुद्ध भार केवल कितना था, 16.8 ग्राम। अभिक्रिया में हिस्सा लेने लायक केवल कितना था, 16.8
8 ग्राम। अगर 16.8 ग्राम ही अभिक्रिया में हिस्सा लेने वाला था तो बेटा जी यहां से आपको समझ आएगा कि भैया प्रतिशत शुद्धता कितनी आएगी सैंपल की या नमूने की। तो प्रतिशत शुद्धता आपकी कितनी आएगी, शुद्ध भार अपॉन कुल भार, की कुल भार में से शुद्ध कितना इंटू 100। ठीक है, तो शुद्ध भार हो जाएगा 16.8, कुल भार है 20 ग्राम, इंटू आपने करा 100, 20 से इसको करोगे तो आएगा 5, 16.8 इंटू 5, इसे सॉल्व कर लो, आंसर आएगा 84%। आंसर कितना आएगा, 84%। तो आप बोलोगे कि मैग्नीशियम कार्बोनेट का जो नमूना है, जो अशुद्ध नमूना है, वो कितना प्रतिशत शुद्ध है, 84%। कितना प्रतिशत शुद्ध है, 84%। तो आंसर क्या हो जाएगा, 84। आंसर क्या हो जाएगा, 84। समझ में आई क्या बात बेटा जी। सवाल को करने को एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूं तरीका। सीधी सी बात है भैया, पहले हम शुद्ध भार मानेंगे, शुद्ध भार के हिसाब से रसायन समीकरण मिति के रिलेशन से सैद्धांतिक रिलेशन बनाएंगे और सैद्धांतिक रिलेशन से शुद्ध भार निकालेंगे। शुद्ध भार पता चल गया, अगर वो 20 ही आ जाता तो पता चल जाता कि जितना नमूना है पूरा का पूरा शुद्ध है। 20 से कम आया यानी कि पूरा नमूना शुद्ध नहीं है, 100 से कुछ कम परसेंट ही शुद्ध है। अब वो 84 है, 96 है, 75 है, 60 है, वो हमें सॉल्व करने पे पता चलता। तो हमने बोला किसी चीज की शुद्धता कैसे निकाले, उसका शुद्ध भार अपॉन कुल भार इंटू 100, 84% आंसर आ गया। बोलो हाँ या ना, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो जी, अगर ये क्वेश्चन समझ में आता है तो हम आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल बड़ा आसान, बड़ा आसान, सीमांत अभिकर्मक पे बेस्ड है ये, सीमांत अभिकर्मक के फंडे पे बेस्ड है ये, ध्यान से सुनिएगा। एसटीपी पर, अच्छा जी एसटीपी पर रिएक्शन भी होती है, हाँ जी होती है। 22.4 लीटर हाइड्रोजन को 11.2 लीटर क्लोरीन गैस को मिश्रित करने पर HCl, बेटा ये HCl गलत लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, C के आगे जो L होता है वो छोटा होता है, कि कितने मोल बनेंगे। अच्छा ठीक है, रिएक्शन लिख देते हैं। हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है, HCl। पहला स्टेप था रिएक्शन लिखना सवाल को पढ़ के। दूसरा स्टेप इसे संतुलित करना, यहां 2 हाइड्रोजन, यहां एक ही हाइड्रोजन है तो यहां 2 लगा दिया, अब यहां 2 क्लोरीन और यहां भी 2 क्लोरीन, रिएक्शन संतुलित हो गई। अब डेटा लिखो, 22.4 लीटर है हाइड्रोजन एसटीपी पर, आपको एसटीपी का डेटा दिया है, कितना दिया है, ये है 22.4 लीटर, क्लोरीन है 11.2 लीटर, और आपको बताना है ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा। सही है, ठीक है जी बताते हैं। अब यार क्या करें सर, अभी तो आपने कहा था स्टोइक्योमेट्री में रिलेशन बनाओ, जिसका डेटा पता हो, जिसका डेटा निकालना हो उसके बीच में रिलेशन बनाओ, आंसर आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ स्टोइक्योमेट्री देखें तो हमें यह समझ में आ रहा है कि 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल क्लोरीन के साथ क्रिया करके 2 मोल HCl बनाता है। तो अब हम क्या 1 मोल हाइड्रोजन से इसके 2 मोल के हिसाब से रिएक्ट कर लें, या इसके 1 मोल को इसके 2 मोल के साथ में सॉल्व कर लें, आंसर तो अलग अलग आ जाएगा। कैसे, देखो मोल निकाल दो पहले, क्योंकि मोल मोल खेलना है। एसटीपी का आयतन अगर दिया हो और अगर उसे 22.4 से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या मोल आ जाते हैं, हाँ, ये हो जाएगा 1 मोल और ये हो जाएगा हाफ मोल, ये 1 मोल और ये हाफ मोल। अगर 1 मोल और ये हाफ मोल होगा तो बेटा इसके 1 मोल से अगर 2 मोल है, देखो मैं तुम्हें तरीका बताता हूं, बच्चा क्या करता है, अगर उसको सीमांत अभिकर्मक चमकता ही नहीं है, वो कहता है अच्छा 1 मोल हाइड्रोजन के साथ 1 मोल क्लोरीन अगर क्रिया कर रहा है तो 2 मोल HCl बन रहा है। ठीक है, आप इसको इससे रिलेट करो, इसको इससे रिलेट करो, कैसे भी करो। तो मैंने बोला अगर मैं हाइड्रोजन के मोल से HCl रिलेट करूं तो हम बोलेंगे 1 मोल हाइड्रोजन से 2 मोल HCl बनता है, तो 1 मोल हाइड्रोजन है उससे HCl कितना बन जाएगा, 2 × 1 यानी कि कितना, 2 मोल। सिमिलरली अगर मैं आगे बात करूं क्लोरीन से तो मैं बोलूंगा क्लोरीन के 1 मोल से 2 मोल HCl बन रहा है, तो अगर मेरे पास क्लोरीन का हाफ मोल है तो ये कितना बन जाएगा, 2 × हाफ यानी कि 1 मोल HCl। अब एक बात सोचो, हाइड्रोजन से रिलेट किया तो 2 मोल आंसर आया, क्लोरीन से रिलेट किया तो 1 मोल आंसर आया, तो कितना आंसर होगा, 2 मोल या 1 मोल, और ऑप्शन में तो दोनों ही दिखाई दे रहे हैं।
तो बेटा जी ये तरीका ही गलत है, ये तरीका ही गलत है। ये तरीका जब यूज करते हैं जब अभिकर्मक में किसी एक का डेटा दिया हो और बाकी कुछ भी पूछा हो। जब एक से ज्यादा अभिकर्मक का डेटा गिवन हो, जब एक से ज्यादा अभिकर्मक की बातचीत आपको दी गई हो, तो उस स्थिति के अंदर आप क्या करेंगे? जब एक से ज्यादा अभिकर्मक का डेटा आपको दिया गया हो, तो उस स्थिति के अंदर आपको अगर उत्पाद के मोल निकालने हैं तो आपको अभिकर्मकों में से चूज करना पड़ेगा कि सीमांत अभिकर्मक कौन है। आपको अभिकर्मकों में से चूज करना पड़ेगा सीमांत अभिकर्मक कौन है। और अब ये सीमांत अभिकर्मक क्या होता है, आइए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सीमांत अभिकर्मक, सीमांत अभिकर्मक को इंग्लिश में कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। और बेटा जी इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे एलआर, हम इसको शॉर्ट में बोलेंगे एलआर। ठीक है, मैं आपसे एलआर ही बोला करूंगा। तो एलआर आपके पास में कौन होता है? हम बोलेंगे एलआर आपके पास में कौन होता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वह अभिकर्मक, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वह अभिकर्मक जिसका क्षय सबसे जल्दी होता है, जिसका क्षय सबसे जल्दी होता है। ठीक है, जो सबसे पहले खत्म होगा वो रसायन आपका सीमांत अभिकर्मक होगा। सही है, अगर वो सीमांत अभिकर्मक होगा तो कैसे निकालें, कैसे चेक करें सीमांत अभिकर्मक कौन है? तो इसका तरीका होता है, इसका तरीका होता है, क्या आप सैद्धांतिक मूल, आपको मैंने अभी अभी सिखाया है सैद्धांतिक मूल क्या होता है, अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक मूल। सैद्धांतिक मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक मोल का अनुपात ले लो, और ये अनुपात जिसके लिए न्यूनतम आएगा, ये अनुपात जिसके लिए न्यूनतम आएगा वही आपका क्या कहलाएगा? एलआर। वही आपका क्या कहलाएगा? एलआर, सीमांत अभिकर्मक। ये एलआर ही है जो आपको बताता है कि अभिक्रिया में उत्पाद कितना बनेगा, और ये एलआर ही है जो आपको बताता है कि दूसरा अभिकर्मक कितना बचा होगा। ठीक है, तो सीमांत अभिकर्मक वो है जिसका क्षय सबसे पहले होता है, मतलब खुद सबसे पहले 0 हो जाता है, तो यही बताता है कि उत्पाद कितना बनेगा और दूसरा जो अभिकर्मक है वो कितना कितना बचेगा। सही है साहब? अगर ऐसी बात है, अगर ऐसी बात है तो भैया आओ, ये तरीका मैंने तुम्हें सिखाया है, इससे इस सवाल के अंदर चेक करें कि कौन कौन तुम्हारा कौन होगा सीमांत अभिकर्मक। तो देखना जरा, हमने बोला हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस, और इससे आपका क्या बन रहा है? 2 मोल HCl गैस। क्या तुम्हें एसटीपी पर डेटा पता है? तुम्हें पता है हाइड्रोजन के कितने हैं? 1 मोल, और क्लोरीन का कितना है? हाफ मोल। तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन का है 1 मोल और क्लोरीन का है हाफ मोल। ये तुम्हें चेक करना है। तो जब रिएक्टेंट में एक से ज्यादा डेटा पता हो और अभिक्रिया संतुलित हो तो आपको क्या करना होता है? एलआर निकालना होता है। अगर आपको एलआर चेक करना है तो पहले आप हाइड्रोजन के लिए चेक करोगे। हाइड्रोजन के लिए क्या बोलोगे? सैद्धांतिक मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक मोल, तो 1/1 यानी कि 1। और क्लोरीन के लिए आप क्या बोलोगे? सैद्धांतिक मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक मोल, मतलब 1/2 अपॉन 1। दोनों में से कम कौन है? ये कम है, तो ये हो जाएगा आपका एलआर। अगर ये हो जाएगा एलआर तो इस चीज को मैं साइड में लिख देता हूं, इस चीज को मैं साइड में लिखता हूं ताकि हमारे क्वेश्चन में दिक्कत ना आए। आप बोलोगे हाइड्रोजन के लिए रेशियो आ रहा है 1/1 और क्लोरीन के लिए आपका रेशियो आ रहा है 1/2। ठीक है, तो ये आ गया हाफ और ये आ गया 1। कम है क्लोरीन, तो ये आपका हो जाएगा एलआर। अगर क्लोरीन आपका एलआर होने वाला है, मतलब इसका क्षय सबसे पहले होने वाला है, तो बेटा जी इसका मान सबसे पहले 0 होगा, यह अभिक्रिया में सबसे पहले खत्म होगा।
अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये सबसे पहले खत्म होगा तो फिर होगा क्या? यही डिसाइड करेगा कि HCl कितना बनेगा, और यही डिसाइड करेगा कि हाइड्रोजन कितना खपेगा, कितना बच जाएगा। ठीक है, तो देखना इसके 1 मोल पर HCl का कितना मोल बन रहा है? 2 मोल, स्टोइक्योमेट्री के हिसाब से। इसके 1 मोल पर HCl का कितना मोल बन रहा है? 2 मोल। बेटा 1 मोल पर 2 मोल बन रहा है, स्टोइक्योमेट्री के हिसाब से 1 मोल पर HCl का 2 मोल बन रहा है, तो आपके पास वास्तव में कितने मोल है? हाफ। तो आप बोलोगे हाफ मोल पर कितना बन जाएगा? 2 इंटू हाफ। आंसर क्या आ जाएगा? 1 मोल HCl। तो आपको चाहिए क्या? HCl ही तो चाहिए, तो आंसर क्या आ गया? 1 मोल। अगर आंसर आ गया 1 मोल, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑब्वियस सी बात है, 1 मोल। सही है। तो फिर पता चलता है कि भैया एक्चुअली क्लोरीन की वजह से आंसर आएगा, हाइड्रोजन की वजह से नहीं, क्योंकि क्लोरीन सीमांत अभिकर्मक है, और सीमांत अभिकर्मक निकालना आना चाहिए, वो मैंने आपको सिखा दिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो अगर ये समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन और करवाता हूं सीमांत अभिकर्मक का, आखिरी सवाल आज का। बताना इससे क्या करोगे, कैसे करोगे, समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, पढ़ें जरा इस सवाल को, आखिरी सवाल हमारा आज का, पढ़ें इस सवाल को। यदि 1 ग्राम मैग्नीशियम को 0.56 ग्राम ऑक्सीजन की उपस्थिति में बंद वेसल में जलाया जाता है, मैग्नीशियम को जलाया जा रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो कौन सा अभिकर्मक आधिक्य में बचेगा और कितना बचेगा? बेटा इसने कहा कौन सा बचेगा, तो ऑब्वियस सी बात है सीमांत अभिकर्मक तो वो होगा जो पहले खत्म हो जाएगा, तो जो दूसरा बचेगा वो आधिक्य अभिकर्मक होगा, तो वो बताना है, और वो कितना बचेगा ये बताना है। पिछले वाले सवाल में तुमने आधिक्य वाले पे ध्यान ही नहीं दिया था, तुमने तो उत्पाद निकाल के छोड़ दिया था। अब की बारी आधिक्य वाले अभिकर्मक पे ध्यान देना है। तो पहला स्टेप स्टोइक्योमेट्री के सवालों को करने का हमने सिखाया था आपको, क्या? अभिक्रिया लिखो। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा है और ऑब्वियस सी बात है MgO बनाएगा। दूसरा स्टेप इसको संतुलित करना, यहां हाफ लगाते ही अभिक्रिया संतुलित भी हो जाएगी। तीसरा स्टेप है डेटा लिखना। मैग्नीशियम का कितना डेटा है? 1 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना डेटा है? 0.56 ग्राम। आपको बताना है कौन यहां पे आधिक्य में बचेगा और कितना। तो बच्चे पता है क्या करते हैं? बच्चे क्या करते हैं, सीमांत अभिकर्मक निकालना है समझ आ जाता है, क्योंकि एक से ज्यादा अभिकर्मक का डेटा पता है, तो बच्चे 1/1 और 0.56/हाफ कर देते हैं। वो नहीं करना, क्योंकि ये तो भार है, तुम केमिस्ट्री में भार से डील नहीं करते हो, तुम मोल से डील करते हो। तो अगर भार पता है तो मोल निकालने पड़ेंगे। तो मैग्नीशियम का मोल कितना हो जाएगा? 1/24 दिया गया भार अपॉन मोलर भार। और ऑक्सीजन का मोल कितना हो जाएगा? दिया गया भार अपॉन मोलर भार, 0.56 डिवाइडेड बाय 32। सही है। अगर इसे भी सॉल्व करोगे 0.56 डिवाइडेड बाय 32, तो ये हटा के हमने लिखा 100। अब इसको अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करो तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं बताना? 2 की टेबल से काटोगे 28, 2 की टेबल से काटोगे 16, ठीक है, 2 की टेबल से काटोगे 14, 2 की टेबल से काटोगे 8, तो ये क्या आ गया? 1400/8। एक बार देखना ध्यान से क्या लिख रहा हूं मैं, ये लिखा मैंने। अब यार मुझे देखना है इन दोनों में से कम कौन है, तो कम बनाने के लिए क्यों ना मैं दोनों का डिनोमिनेटर एक जैसा बनाने की कोशिश करूं। एक जैसा जब बन सकता है जब यहां 24 है तो यहां भी 24 आ जाए। अब यहां 24 बनाने के लिए मैंने एक जुगाड़ करा। क्या जुगाड़ करा? ऊपर भी एक 3 इंटू कर दिया, नीचे भी एक 3 इंटू कर दिया। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि ये बना 4200 डिवाइडेड बाय 24। तो भाई मैग्नीशियम तो आ गया 1/24 और ऑक्सीजन आ गया 4200/24। कौन आ गया? ये 4200/24। बताना भाई मेरे को जल्दी से, दोनों में से सीमांत अभिकर्मक कौन लग रहा है? क्या लग रहा है कौन होगा दोनों में से सीमांत अभिकर्मक? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। देखो गलती कर दी है यहां पे तुमने। क्या गलती कर दी है? 100 तो डिनोमिनेटर में है ना दोस्त, 100 को ऊपर कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे? तो इसको हमें सही करके लिखना पड़ेगा। अगर हमें इसको सही करके लिखना पड़ेगा तो हम इसे क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे 100 तो नीचे है ना, तो भाई 14 अपॉन क्या आ गया? 800। अब इंटू 3 और इंटू 3 अगर करोगे भी तो ये वैल्यू क्या बनेगी? ऊपर बनेगा 42 और नीचे बनेगा 2400। सही है। अब आओ कंपेयर करते हैं। अगर हम कंपेयर करें तो हम बोलेंगे मैग्नीशियम के मोल हैं 1/24 और ऑक्सीजन के मोल हैं 42/2400। तो इसे हम ये भी तो लिख सकते हैं 0.42
डिवाइडेड बाय 24 मोल। अब एक बात बताओ, यहां भी 24 यहां भी 24, तो ऊपर वाले न्यूमरेटर से ही डिसाइड हो जाएगा कौन कम है। यहां 1 और यहां 0.42, कम कौन आ रहा है? 0.42। अगर 0.42 कम आ रहा है, इसका मतलब ये जो O2 है ये तुम्हारा क्या होगा? सीमांत अभिकर्मक। क्या होगा? सीमांत अभिकर्मक। अगर O2 सीमांत अभिकर्मक होगा तो आधिक्य में बचेगा कौन? मैग्नीशियम। अगर आधिक्य में बचेगा मैग्नीशियम, यानी कि सवाल ने कहा है कौन सा अभिकर्मक आधिक्य में बचेगा, तो Mg को टिक कर देंगे। अगर Mg को टिक कर देंगे तो ये रिजेक्टेड, ये रिजेक्टेड। आंसर कहां से आएगा? ए या सी में से। अब कितना आएगा वो चेक कर लेंगे अपन यार। अभी मैग्नीशियम में आंसर आएगा, ये तो समझ आ गई बात। अगर मैग्नीशियम में आंसर आएगा तो आओ वो रिएक्शन दोबारा लिखें। Mg प्लस हाफ O2 गिव्स MgO। ठीक है साहब, Mg प्लस हाफ O2 गिव्स MgO। तो बेटा इसके मोल है कितने? 1/24। इसके मोल है कितने? 0.42/24। ये है 0। अगर ये सीमांत अभिकर्मक है, हमें अभी अभी पता चला है, इसका मतलब ये तो पूरा का पूरा खत्म होने वाला है। तो अब इससे ये कितना बचेगा ये चेक करना है। तो बताओ क्या करोगे? हमें क्या करना है? सीधी सी बात है, पहले दोनों में स्टोइकियोमेट्री का रिलेशन, फिर दोनों के सैद्धांतिक मोलों में रिलेशन, अपना काम हो जाएगा ना। ध्यान से हम ये बोलें क्या? हाफ मोल ऑक्सीजन से 1 मोल मैग्नीशियम बनेगा। हाफ मोल ऑक्सीजन से 1 मोल मैग्नीशियम बनेगा, सही है। अगर इसके आधे मोल पे इसका 1 मोल बनेगा तो हम क्या बोलें? इसके 1 मोल पर मैग्नीशियम का कितना मोल बनेगा? 2 मोल। 1 मोल से कितना मोल बनेगा? 2 मोल। अगर 1 मोल से 2 मोल बन रहा है तो आपके पास वास्तव में कितने मोल हैं? 0.42/24। इससे कितना मोल बनेगा? 2 इंटू 0.42 डिवाइडेड बाय 24 मोल। सही है, इतने मोल बनेंगे। अगर इतने मोल बनेंगे तो बचेगा कितना? बचेगा भाई साहब, टोटल 1/24 थे, उसमें से बचेगा कितना? इसको घटा दो। इसको घटा दो, जो बचेगा वो आंसर आ। अगर इसको सॉल्व करना है बचे हुए को तो देखना जरा, 1/24 हम चेक कर रहे हैं मैग्नीशियम के बचे हुए मोल, तो कितना आएगा? 1/24 माइनस 2 इंटू 0.42 इज 0.84 डिवाइडेड बाई 24। आंसर क्या आएगा? 1 माइनस 0.84 डिवाइडेड बाई 24, ये मोल हो गए। तो ये अपना सॉल्व हो क्या आएगा? 0.16 डिवाइडेड बाई 24 मोल। ठीक है, अगर 0.16 डिवाइडेड बाई 24 मोल आ गए, क्या ऑप्शन ने आपको मोल पूछे हैं? नहीं बेटा, ऑप्शन ने आपसे क्या पूछा है? भार। अगर मोल से बाहर जाना है तो क्या करना पड़ेगा? वाई रिलेशनशिप पे चलो भैया। मोल से बाहर जाना है तो क्या करना पड़ेगा? मोलर मास से मल्टीप्लाई। इसलिए मैंने कहा था आज तुम देखो हर सवाल में ऑलमोस्ट ये काम आया है। ये बहुत ही पते की चीज है। अगर मोल पता है और हमें भार चेक करना है तो mg का कितना भार बचेगा, ये किसके बराबर होगा? इसके मोल इंटू इसका भार। तो 24 से 24 कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा? 0.16 ग्राम। 0.16 ग्राम, सही है। तो मैग्नीशियम का भार इतना आ गया, और मैग्नीशियम है जो आधिक्य में है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये, सही है। तो इसके साथ तुमने सीमांत अभिकर्मक का इस तरीके का सवाल भी देख लिया। तो बेटा मैंने यहां पे सांद्रता पद के सवाल छोड़े हैं अभी, क्योंकि सांद्रता पद जो है हम लोग कब डिस्कस करेंगे? विलियन वाले चैप्टर के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मोल कंसेप्ट के सारे सवाल हो गए हैं। मैंने सारे अच्छे सवाल उठाने की कोशिश करी। आप लोग इसके अलावा और सवाल जहां जहां मिले प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए चैप्टर के MCQs के साथ, PYQs के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।